जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इकट्ठा करने में पटेल का सबसे ज़्यादा भूमिका था। और शायद उससे भी ज़्यादा आज जो इंडिया दिखता है उसका एक बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है वीपी मेनन को, जिसको इतिहास से करीब करीब मिटा दिया गया है। पहले डिसीजन हुआ था कि एटलीस्ट अगस्त 48 तक ब्रिटिशर्स रहेंगे। ब्रिटिशर्स भाग गए थे बेसिकली। 46 में राइट शुरू हो गया। 46 के 6 अगस्त जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने बुलाया, उसके बाद हिंदू मुस्लिम में राइट शुरू हो गया। एक तरफ राइट चल रहा है, मुस्लिम लीग कांग्रेस से बात नहीं कर रही है, प्रिंसली स्टेट के बारे में पता नहीं है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ नहीं है। फिर माउंटबेटन आए तो वेवल ने उनको एक फाइल पकड़वाया कि इंडिया को कैसे छोड़ के जाना है, इंडिया को क्या क्या मैनेज करना है अभी आपको। तो वो प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन मैड हाउस। तो इट वॉज लाइक एन यूरोप जिसको यूनाइट किया गया और आज का इंडिया बना। और हम जब बड़े हुए हमें बता ही नहीं गया था ये बात, हमें बस बताया गया था 562 इकट्ठे हो गए। पर कौन थे ये 562? इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया गया? इन्होंने 2 एग्रीमेंट बनाए कि आप इंडिया के पार्ट बन रहे हो। पार्ट बन रहे हो का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां 2 बोंग मिलके करते हैं बकर। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मेरा नाम है अरुणाभो, इनका नाम है प्रेमाशीष। मेरा फुल नेम है अरुणाभो खाशनोबिश और इनका नाम है प्रेमाशीष मुखर्जी। हम लोग दोनों बातें करेंगे बहुत कुछ लेके, लेकिन इस चैनल का मोटो क्या है? द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल इज स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमें सिर्फ यही करना है कि नॉलेज जितना हो सके स्प्रेड करना है और पॉजिटिविटी इस दुनिया में जितना हो सके स्प्रेड करना है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। यहाँ हम लोग दोनों यहाँ बैठते हैं। मेरा नाम है अरुणाभो, इनका नाम है प्रेमाशीष। हम हैं दोनों बंगाली। हमारा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, ये हमें पता है। और लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम बंगाली में बहुत दिन से एक पॉडकास्ट कर रहे थे जिसका नाम है सोल कनेक्शन बोईटेक। उसको हमें लगा कि अगर हो सके तो सारी इंडिया के पास पहुँचाने के लिए, सो हिंदी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड लैंग्वेज इन दैट वे। तो हमें लगा हिंदी में क्यों नहीं करेंगे, करते हैं। खराब हिंदी बोलने का जो प्रॉब्लम है मेरा ज़्यादा है, प्रेमाशीष का थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कोशिश तो बनता है। क्या प्रेमाशीष? नहीं, कोशिश क्यों नहीं करें। मतलब खराब हिंदी, अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं। जेंडर खराब है, श स में डिफरेंस नहीं होता है, र में प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब क्या हिंदी नहीं बोलते हैं ना। आप लोग सुधारते रहिएगा, हम भी सुधरते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और यहाँ क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल पा रहे कि नहीं और आप लोग समझ पा रहे कि नहीं। हाँ, यहाँ होने क्या वाला है, बकर बोंग में होने क्या वाला है। बकर बोंग में हम एक बुक के रेफरेंस को लेके वी विल टॉक ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आज के लिए हमारा रेफरेंस बुक होगा डिथ्रोन्ड पेटल मेनन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये है बुक का नाम और इसे लिखा है जॉन जुब्रिस्की टाइप का एक नाम है, जो कि आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक बहुत ही टफ प्रोनाउंसिएशन है। तो जो भी है हम बात करेंगे इस बुक को लेके। और ये एपिसोड किसके बारे में होने वाला है प्रेमाशीष? ये डिथ्रोन किसके बारे में है और क्या बात करने वाले हैं हम? देखो, अब हम जो हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान या इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हम पैदा हुए हैं, हमें लगता है और मुझे तो लगा कि ऐसा ही था इंडिया हमेशा। जब इंडिपेंडेंट हुआ 47 में तो यही इंडिया था, पर ऐसा नहीं है। जो 47 में जो इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, वो एक फटे हुए चादर की तरह इंडिया था। और अगर उसी स्टेट में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता तो इंडिया एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्री होती। यानी ब्रिटिश इंडिया जो है वो सिर्फ आज के इंडिया का 60% था, बाकी 40%, 40% वॉज प्रिंसली स्टेट्स, एज इन इंडिपेंडेंट, पूरी इंडिपेंडेंट नहीं, सेमी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, लेकिन प्रिंसली स्टेट एज इन राज्य थे।
राज्य थे, हाँ। और 562 सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। हाँ, और मतलब उतने ही 40% के अराउंड लोग भी आज के जो इंडियन हैं वो इंडिपेंडेंट नेशंस के, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कह सकते हैं, वहाँ के थे। तो इट वाज लाइक एन यूरोप जिसको यूनाइट किया गया और आज का इंडिया बना। एक शायद आप लोगों को मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे दिखेगा कि ब्रिटिश इंडिया में एक पार्ट था जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ऑपरेट करते थे या गवर्न करते थे, बाकी पूरे ये सब राजा करते थे। और हम जब बड़े हुए हमें बता ही नहीं गया था ये बात, हमें बस बताया गया था 562 इकट्ठे हो गए। पर कौन थे ये 562? इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया गया? उसमें कौन कौन सी, हम सिर्फ कश्मीर के बारे में शायद जानते हैं, कुछ लोग हैदराबाद जानते हैं, जूनागढ़, पर इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था ऐसे बोला जाए, तो बात बहुत सारी हुई थी। बात हुई थी कि एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक राजस्थान बनेगा। राजस्थान नहीं, राजस्थान बनेगा, यानी कि जो ये 562 है ये इकट्ठे बन के एक कंट्री बनेंगे। तो आज का इंडिया कम्प्लीटली डिफरेंट होता। बात हुआ था डोगरा जो है कश्मीर के, वो कुछ और इलाके लेके डोगरास्तान बनाएंगे। बात हुआ था सिख जो है पटियाला, पंजाब, ये सब मिलके सिखिस्तान बनाएंगे। बात हुआ था अलवर, भवलपुर एरिया, हाँ अलवर, उस एरिया के जो लोग हैं वो मिलके वहाँ के मुस्लिम एक मेयोस्तान बनाएंगे। ट्रैवंकोर आज जो केरला का मेन पार्ट है, थोड़ा सा तमिलनाडु, वो अलग इंडिपेंडेंट उसने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। इंडिया का मैप जैसा बना, आज के डेट में जो इंडिया का मैप देखते हैं, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत सारी कूटनीति, बहुत डिप्लोमेसी, बहुत सारे स्टोरी का एमलगमेशन है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो मच ऑफ दिस स्टोरीज, हमें बताया नहीं गया था। तो इसके बारे में अलग अलग जगहों के बारे में बुक्स हैं, पर एक कंपाइलेशन अगर कहा जाए तो ये डिथ्रोन्ड इज़ द ओनली कंपाइलेशन जहाँ पे ये सारी स्टोरीज़ हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम जब एक नए दौर में जा रहे हैं इंडिया में, तो ये सारी स्टोरीज़ हमें जानना चाहिए। ये हमारी कॉमन कलेक्टिव हिस्ट्री है। राइट। बहुत सारे स्टोरीज़ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सबको पसंद नहीं आएगा, पर जानना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ और दो नाम मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होंगे शायद, इसीलिए मेंशन है, पटेल और मेनन। वीपी मेनन पटेल के नाम पे तो है। जैसे इंडिया का अगर हम नेहरू, पटेल, इन लोगों का नाम सुनते हैं, पटेल का कम सुनते हैं, पर ये 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इकट्ठा करने में पटेल का सबसे ज़्यादा भूमिका था। और शायद वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शायद उससे भी ज़्यादा आज जो इंडिया दिखता है उसका एक बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है वीपी मेनन को, जिसको इतिहास से करीब करीब मिटा दिया गया है। हाँ, सही में, क्योंकि वो शायद पॉलिटिशियन नहीं थे, या पता नहीं क्या रीजन या रहा फिर होगा। पॉलिटिकल फायदा नहीं है उनका नाम को पब्लिसाइज करके। हाँ, बट हमारे अगर इंडिया किसने बनाया, इसमें ये दोनों नाम तो ज़रूर आना चाहिए। वीपी मेनन के बारे में हमें जानना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। पटेल के बारे में तो जानना ही चाहिए कि पटेल ने किया क्या था, हम सबको पता है हल्का हल्का थोड़ा सा। राइट। तो ये वो स्टोरी है। शुरू कहाँ से करें ये स्टोरी, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है कि ये सब कंट्रीज, ये सब जो प्रिंसली स्टेट्स है, ये आए कहाँ से। हाँ, ये जो 562 स्टेट्स हैं, ये सब औरंगज़ेब के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तभी से इंडिया थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो गया। औरंगज़ेब के टाइम पे और उसके बाद मराठाओं के हाथों में भी बहुत सारा पार्ट ऑफ इंडिया एक साथ था। हाँ, लेकिन औरंगजेब के टाइम के पहले भी ये जो स्टेट्स थे ये तो एग्जिस्ट करते थे। नहीं करते थे। नहीं, इसमें से बहुत सारे स्टेट औरंगज़ेब के मतलब इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन एग्जिस्ट तो करते थे। हाँ, एग्जिस्ट करते थे मुगल सल्तनत के अंदर में। हाँ। पर जैसे ट्रैवंकोर हमेशा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है। ट्रैवंकोर बहुत पुराना, इसमें से सिर्फ ट्रैवंकोर के बारे में ही हम कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना स्टेट है। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जैसे टूट गए, हैदराबाद टूट के एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। भोपाल अफ़गानों के हाथ में रहा, भोपाल अलग बना। राजस्थान में अलग अलग राजपूत राजा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये सब अलग अलग सब अपनी रायतें थी।
तो ये सारे स्टेट्स थे, ये बड़े बड़े थे, लेकिन क्योंकि उस समय बहुत मतलब उस समय बहुत ऐसे भी स्टेट्स थे ये 562 में जिसका शायद एक गांव एक स्टेट है, हाँ ऐसे भी थे। ये सब बड़े बड़े थे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे थे जो कि छोटे छोटे से थे। ये इनका था। और जब ब्रिटिशर्स आए तो लड़ाई लड़ना शुरू हुआ। जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ये सब इकट्ठे होने शुरू हुए, ब्रिटिश के पार्ट बनना शुरू हुआ, और ये लड़ाई चलती रही 1818 तक, 1818 तक। हाँ, ये 1757 ऑनवर्ड्स। हाँ 1757 से 1818 तक ये लड़ाइयाँ चलती रही और ब्रिटिशर्स इंडिया के ये सब पार्ट्स को अपने अंदर करते रहे, लेकिन बहुत सारा पार्ट नहीं भी रहा। टीपू सुल्तान, हम जानते हैं टिप्पू सुल्तान को हराया गया, पर ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह अपने ऊपर इंटीग्रेट नहीं किया। वादियार फैमिली को वो दे दिया मैसूर, आप रूल करें, हमें टैक्स दीजिए। हाँ, कश्मीर जो है, कश्मीर को बेच दिया गया डोगराव के हाथ में। बेच दिया गया? हाँ, डोगराव ने पे किया था करीब 75 लाख रुपए पे, कश्मीर डोगराव का हुआ। तो इस तरह से चल रहा था। और वैसे एक पज़ल की तरह था, एक जम्बल्ड पज़ल जैसा लगता है, वैसा इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में था। इन लोगों का बस ये था कि और हम नहीं लेंगे। 1818 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि और ज़्यादा पार्ट हम लेंगे नहीं। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी थी। हाँ। उनको बिजनेस में जहाँ पे आसानी हो रही है वही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। राइट। और सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन तो उतना स्ट्रांग नहीं था उनका। राइट। तब तक। राइट। तो इस तरह रहा। औध भी जैसे इंडिपेंडेंट रहा। हाँ। लखनऊ, औध। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है 1857 की म्यूटिनी। म्यूटिनी कह लीजिए, इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उसके टाइम पे ये स्टेट्स होने की वजह से 1857 म्यूटिनी कामयाब नहीं रहा। मतलब म्यूटिनी को अगर थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो जो विद्रोह हुआ था, हाँ, सिपाहियों के द्वारा, हाँ, वही है म्यूटिनी। हाँ, हाँ, जो ब्रिटिशर्स उसको म्यूटिनी कहते हैं, हम कहते हैं कि वो आज़ादी की पहली लड़ाई है। हाँ, आज़ादी की लेकिन पहली वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मैनेज कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ये स्टेट्स थे। हाँ। क्योंकि ये स्टेट बॉर्डर्स थे बीच में। अब जो मैप आप लोगों ने देखा है, अगर आपको दिल्ली से मान लीजिए हैदराबाद आना है तो करीब 4-5 स्टेट आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ईस्ट से वेस्ट जाना है, वेस्ट से ईस्ट आना है, तो सेम चीज़ है। पर ये स्टेट क्योंकि अपनी फोर्स थी उसमें, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, तो ये आने नहीं दिया ब्रिटिश फोर्सेस को या क्रांतिकारी जो थे उनको। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर पाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये इंडिया को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका भी है। हाँ। तो 1858 में फिर क्वीन विक्टोरिया ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का लिया। तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि ये स्टेट सेमी इंडिपेंडेंट रहेगा, हमें टैक्स देगा, ये रहने देते हैं, ये रहने से हमें कुछ सुविधा मिलेगा। हाँ, और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर कुछ चीज़ें हम अपने पास रखेंगे, जैसे कि डिफेंस ज़्यादातर हमारे ऊपर रहेगा, फॉरेन पॉलिसी हमारी रहेगी, एज इन ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, कम्युनिकेशन थोड़े बहुत हमारे पास रहेंगे। पर कुछ स्टेट्स हैं जिनके अपने आर्मी भी थे तब तक। और एक डिपार्टमेंट बनाया गया, इंडियन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, उसमें इंडियन पॉलिटिकल सर्विस बनाया गया, जो आज के IAS है उसी तरह से इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, जो कि इन राज्यों में अपने लोग रखते थे, रिप्रेजेंटेटिव रखते थे, जो राजाओं के साथ सलाह करके चलाते थे। हाँ, मतलब एक इंडिपेंडेंट रहने देते हैं, लेकिन एक कंट्रोल फिर भी हमारा रहेगा ओवरऑल इंडिया में। हाँ, क्योंकि हम हैं रूलर्स। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको ब्रिटिश इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाता था। हाँ, ये लोग ब्रिटिश इंडियन सिटीजन नहीं थे, ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे, इनके पासपोर्ट्स वगैरह अलग होते थे। हाँ, तो करीब वो एक कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ही माना जाता था। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, सारे जो स्टेट्स हैं वो तो इतने बड़े हैं नहीं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उससे भी छोटे हैं, तो इन लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इन्होंने एक तरीका निकाला गन सैल्यूट का। ये 21 तोपों की सलामी आई कहाँ से? वाइसरॉय जो थे, जब वो आते थे तो तोपों की सलामी दी जाती थी। इतने सारे तोप दागे जाएंगे ताकि पता चले कि कौन आया है, बहुत बड़ा कोई हस्ती आया है। अच्छा।
तो वाइसरॉय जो था इंडिया के, उसको 31 तोपों की सलामी मिलती थी। 31 31 गन सैल्यूट्स मिलते थे उनको। जो राजा थे, ब्रिटिश किंग जो थे या क्वीन, उनको 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। अच्छा। और फिर स्टेट्स को डिवाइड किया गया तोपों की सलामी के बेसिस पे। अच्छा। 21 तोपों की सलामी मिलती थी सिर्फ 5 स्टेट्स को। कौन? हैदराबाद को मिलता था 21 तोपों की सलामी, कश्मीर को मिलता था, मैसूर को मिलता था, बड़ौदा को मिलता था, और ग्वालियर को मिलता था। ये 5 स्टेट्स थे जिनको 21 तोपों की सलामी मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे कम तोपों की सलामी का एक रैंक बन गया फिर। अच्छा। और क्योंकि ब्रिटिश भी राज परिवार चलाते हैं और ये लोग भी राजा है, तो एक ब्रिटिश राज परिवार के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ इनकी बड़ी अच्छी तालमेल बैठ गया। हाँ। तो एक लव हेट रिलेशनशिप इनके साथ हमेशा ब्रिटिशर्स का रहा। जो हम लगान फिल्म जो है उसमें भी हम देखते हैं कि राजाओं के यहाँ पे एक रेसिडेंट है। तो राजा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो इंडिपेंडेंट है। और ब्रिटिशर्स के साथ उठना बैठना खाना पीना ये सब चलता रहता था। ब्रिटिश के डायरेक्ट अगेंस्ट में कुछ कह नहीं सकते वो। नहीं कह सकते थे। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल में एक कुछ बिहार राजा है जहाँ से गायत्री देवी आती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जाएंगे उस दिन मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि इंडियंस के साथ नहीं रहा जा सकता। हाँ। और एक चीज देखा जाता था कि ब्रिटिशर्स के जो हैबिट्स थे वो हैबिट्स में राजा के अंदर भी देखा जाता था। लाइक क्रिकेट प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट तो ब्रिटिश लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेटिव स्पोर्ट्स तो नहीं है। और उसके बाद उनका जो अदब, वो जो मतलब वो जैसे रहन सहन या पोशाक, ये सब में एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। और ये सब क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज हैं। हाँ। तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली और ये सब रॉयल फैमिलीज में रिलेशंस अच्छे थे। जो एक रीज़न है क्योंकि माउंटबेटन को भेजा गया, वहाँ पे हम आएंगे। हाँ। पर समर वैकेशन ये लोग बिता रहे हैं विंडसर कैसल में। मतलब ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ ये समर वैकेशन बिता रहे हैं। क्रिकेट में इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत दिनों तक इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लोग ही थे, वो कोटरी थी। जैसे कि हमें पता है कि रंजीत सिंह, दलीप सिंह जी हाँ, नवाब पटौदी या तो ये सब थे। और इन लोग ब्रिटिश जो पॉलिटिकल सर्विस में जो थे उनको भी बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि हंटिंग में जा रहे हैं, शिकार विकार हो रहा है वहाँ पे, खाना पीना चल रहा है, और बदले में ये लोग अगर थोड़े बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं उसको माफ़ किया जा सकता है, जैसे मर्डर, रेप, ये सब। हालांकि बहुत सारे राजाओं ने अच्छे काम भी किए, जैसे मैसूर के राजा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया। हाँ, मैसूर में पहली बार असेंबली बनी है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी पहली बार ब्रिटिश इंडिया से पहले मैसूर में बना था, कि लोगों का वॉइस जो है वो डेमोक्रेसी इंडिया में वहाँ से शुरू हुआ। तो ये सब उन्होंने किया। बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम भी करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य थे या राजा थे स्पेसिफिकली जो मर्डर, रेप, ये सब करते रहते थे, जो पावर एंजॉय करते थे, पावरशिप में थे। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये लगा कि इंडिया में अब तो कुछ तो एक स्वराज या होम रूल या इंडिपेंडेंस की बात चलेगी। तब तक पाकिस्तान उतना स्ट्रॉन्ग कोई इशू नहीं था। तो एक सोच ये बनाई गई कि भाई प्रिंसली स्टेट्स का अपना वॉइस होना चाहिए, इकट्ठे हम कुछ बात करें तब कुछ मतलब बनेगा। तो 1921 में एक काउंसिल ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। काउंसिल ऑफ प्रिंसेस में ये 108 प्रिंस, ये 562 में से 108 को रखा गया जो बड़े बड़े हैं, बाकियों के रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिवली थे, ताकि यहाँ पे डिस्कशन हो। प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रिटिश तक पहुँचे, ब्रिटिशर्स की भी बात यहाँ तक पहुँचे, एक ग्रुप बनी। और ये काउंसिल ऑफ प्रिंसेस का मीटिंग जो है, जो पुराना लोकसभा है वहाँ पे ही होता था। इंडिया का जो पुराना लोकसभा है वहाँ पे होता था। पर ये कभी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा नहीं। बहुत सारे तो ज्वाइन ही नहीं किए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, बड़े बड़े ये लोग ज्वाइन नहीं किए। और बाकी जो ज्वाइन भी हुआ, बीच बीच में मीटिंग होता था, वहाँ पे राजा जो है वो यही दिखाने में ज़्यादा बिजी रहते थे कि मैं कितना आलीशान ज़िंदगी है मेरा, मैं कितना सौंफ हूँ, ये सब दिखाने में ज़्यादा होते थे। डिबेट वगैरह होता था। पर भाई सब इंडिपेंडेंट है, सारे लोग अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो उनका कलेक्टिव वॉइस कहाँ से तैयार होगा? हाँ, वो तो पॉइंट है। तो कुछ हुआ नहीं, इनका कोई अथॉरिटी नहीं बना।
नहीं, ये कोई पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं बना। बस हो गया। और अब सवाल आता है कि इस समय कांग्रेस क्या कर रही थी, हाँ, इस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो जोर शोर पे था। गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स के बहुत खिलाफ, सॉरी, ये प्रिंसली स्टेट्स के बहुत खिलाफ नहीं थे। नहीं थे ना। अभी प्रिंसली स्टेट, एक मिनट मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इन बिटवीन। ये प्रिंसली स्टेट्स को क्या लगा कि अगर स्वराज आए तो हमारा क्या होगा? दिस वाज द कंसर्न। हाँ, और ये इन लोगों को बताया गया था, इन लोगों के पास ये ऑप्शन था कि ये लोग इंडिपेंडेंट बन जाए, और ये ऑप्शन उनके पास 1947 तक था। 1947 15 अगस्त तक लीगली इनके पास ये ऑप्शन था कि ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाए। हाँ, तो ये इसमें हम आएंगे बाद में। हम 21 में कांग्रेस क्या कर रहा था वहाँ से फिर यहाँ आएंगे। राइट, ठीक है। तो गांधी जी जो है बहुत खिलाफ इनके नहीं थे। ओके। पटेल भी नहीं थे, नेहरू थे। नेहरू खिलाफ थे? नेहरू शुरू से ही खिलाफ थे, क्योंकि उनका माइंडसेट सोशलिस्ट था इसलिए। हाँ, एक तो ये रीज़न था कि वो सोशलिस्ट माइंडसेट हालांकि नेहरू का बहुत बाद में आया। जब वो अपने वाइफ का ट्रीटमेंट कराने यूरोप गए, हाँ। टीबी हुआ था उनके वाइफ कमला नेहरू जी का, तो वो यूरोप गए, वहाँ पे फिर वो सोशलिस्ट लीडर्स से मिले, वहाँ से वो स्टॉन्च सोशलिस्ट बने नेहरू, और जब वापस आए तो वो इंडिया में वही चालू करना चाहते थे। तो क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे, और इसका एक पर्सनल रीज़न भी था। पर्सनल रीज़न ये था कि पंजाब में रिपुदमन सिंह राजा थे, और पंजाब और पटियाला अलग अलग राज्य था। तो पटियाला के साथ अकाली दल जो है आज भी है, तो अकाली दल पटियाला को सपोर्ट कर रहा था, और पंजाब में रिपुदमन सिंह थे। इन दोनों में कुछ एक झड़प हुई। तो नेहरू वॉज अगेंस्ट पंजाब, वो अकाली दल का ही थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर केस में। तो जब पंजाब गए रिपुदमन सिंह के जगह पे, वहाँ पे जाके, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई। 3 साल की नहीं, सॉरी, 30 महीने, हाँ, करीब करीब 3 साल की सज़ा सुनाई गई कि जेल में रहेंगे। बाद में ब्रिटिशर्स आके उनको छुड़ाए थे। अच्छा। ब्रिटिशर्स केम एंड टोल्ड रिपुदमन सिंह कि नहीं नहीं, नेहरू एक इम्पॉर्टेंट लीडर है, इनके और बाकी डिस्कशंस चल रहे हैं, तो इनको आप जेल में मत रखिए। तो रिपुदमन सिंह ने छोड़ दिया था, पर ये नेहरू का एक पर्सनल रीज़न था इनके खिलाफ जाने का, और इन्हें लगा कि ये मनमानी करेंगे, मनमानी कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही था। और मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी खिलाफ नहीं थे, क्योंकि गांधी जी के अपने जो फादर और एंसेस्टर्स थे, ये पोरबंदर के राजा के यहाँ पे काम करते थे। अच्छा। तो गांधी जी एक प्रिंसली स्टेट से ही आते हैं, इसलिए वो बहुत खिलाफ इनके नहीं थे। और ये गांधी जी सोचते थे कि ये जो लोग हैं, ये तो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इनका फिर भी कोई राइट है इंडिया में रूल करने का, जो ब्रिटिशर्स का नहीं है। ये उनका प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये था। पॉलिटिकल रीज़न ये था कि एक साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़े हम। यहाँ तो हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंट कर लेते या स्वराज मिल जाए, साथ साथ हम अगर राजाओं के साथ भी लड़ाई लड़ने लगे कि नहीं नहीं, आप लोग का प्रिंसली स्टेट को आप एबॉलिश कर लो और इनको भी डेमोक्रेटाइज कर लो, तो ये दोनों लड़ाई एक साथ हम नहीं लड़ सकते। हाँ, लड़ाई का एक दिशा होना चाहिए, एक दिशा। तो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि हम प्रिंसली स्टेट में कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। अभी एक प्रजामंडल बनाया गया था। प्रजामंडल कांग्रेस का ही एक प्रिंसली स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन था, मतलब कांग्रेस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रजामंडल। हर एक राज्य में प्रजामंडल होते थे। प्रजामंडल राजाओं के खिलाफ बहुत कुछ करते नहीं थे, पर एक डिस्कशन मोड है कि लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाई जाए, राजाओं तक पहुँचाई जाए, इस तरह का एक प्रजामंडल बना हुआ था, जिसका एक मुस्लिम लीग वर्जन भी बाद में बना। तो हाँ, तो जब तक ये 1921 वगैरह हुई थी, तो राज्यों में कांग्रेस की कोई प्रेजेंस थी नहीं। अच्छा। प्रजामंडल के अलावा, और प्रजामंडल कोई फोर्स नहीं था बहुत बड़ा। हाँ। अब हाँ, 1921 में ये हुआ। उसके बाद फिर 19, और ये डिबेट चलता रहा। 1946 इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम भाई इंडियन इंडिपेंडेंस का जो स्टोरी है ना,
इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है 1946 टू 47। अगर ब्रिटिशर्स का कोई सबसे बड़ा, अगर हमें बोलना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो है कि इतना बड़ा देश, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी, इसको 1 साल के अंदर तोड़ दिया गया। 46 तक ये डिसाइडेड नहीं था कि इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा। 47 1.5 साल के अंदर इंडिया को कम्प्लीटली एक सॉवरेन बन गया, 2 कंट्री बन गई, सब कुछ हो गया। तो टाइम बहुत कम था, तो यहाँ पे हर एक दिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, हर एक दिन, हर एक महीना इम्पोर्टेंट हो, हर एक दिन, क्योंकि हम देखेंगे जून में ही एक दिन में पूरा जो है चेंज हो रहा है। तो 46 में पहली बार इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजा गया कि इंडिया का इंडिपेंडेंस जब होगा, ये तय हो गया था लगभग, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का कैसा रूपरेखा बनेगा, कैसी इंडिया बनेगी, इसके लिए कैबिनेट मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री बुक में, तो स्टैफर्ड क्रिप्स का क्रिप्स मिशन आया। बाकी चीज़ों पे हम बात, जो 60% ऑफ इंडिया है उसके बारे में क्या डिसीजन हुआ, इसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात नहीं करेंगे। सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वही डिस्कस करते हैं। बस उसके लिए हम और एक एपिसोड करेंगे, और कोई एपिसोड में उसके बारे में बात ज़रूर होगी। हाँ, तो कैबिनेट मिशन में प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, जो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे हमीदुल्ला खान, जो भोपाल के राजा थे। तो यहाँ पे बात हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनेगी, 46 में एक इलेक्शन होगा, वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि ये डिसाइड करेगा। तो हमीदुल्ला खान ने कहा कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ये सब प्रिंसली स्टेट्स में नहीं होने वाला है। हाँ। हम अपना नॉमिनेटेड लोग भेजेंगे। ठीक है, तो यही डिसाइड हुआ कि नॉमिनेटेड लोग भेजेंगे। और तब तक ये ऑप्शन था इनके पास कि इंडिया में क्या होगा, फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, उसमें ये प्रिंसली स्टेट सारे अलग हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी, सारे अलग अलग कंट्री बनेंगे। जैसे यूरोप, भाई यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो तो ज़्यादातर इन सब कंट्रियों से, इन सब राज्यों से छोटे हैं, राइट। तो अगर वैसे देखा जाए जियोग्राफिकली या रिसोर्स वाइज, तो बहुत सारे, एटलीस्ट 20 ऐसे राज्य थे जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं, टेक्निकली बन सकते थे। टेक्निकली मतलब इकोनॉमिक वाइज, हाँ, स्ट्रेंथ वाइज, उनके पास वो रिसोर्सेज था, हाँ, कि वो बनना चाहते तो बन सकते। जैसे भोपाल है, जो एटलीस्ट 10 गन सैल्यूट के ज़्यादा जो थे वो सारे बन सकते थे, और ये ब्रिटिशर्स भी जानते थे। तो इनके पास ये ऑप्शन था कि इंडिपेंडेंट बने। तो पर क्रिप्स मिशन फिर फेल कर गया, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक जगह पे नहीं आ पाई। पर ये क्रिप्स मिशन के बाद 2 हिस्सों में बट गए सारे राजा लोग ही बट गए। हाँ। वो जो एक काउंसिल ऑफ प्रिंसेस था, हाँ, वो 2 हिस्सों में बट गया। अच्छा, इसमें क्या एक खेमा जो था वो ये हमीदुल्ला खान जो है, इनके ये चाहते थे कि एक राजस्थान बने, राजस्थान नहीं, राजस्थान, कि भाई इंडिया, हाँ। तब तक ये बात शुरू हो गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान, तो इन्होंने कहा नहीं ना, इंडिया पाकिस्तान बने ना बने उससे हमें मतलब नहीं, पर इंडिया पाकिस्तान और एक राजस्थान, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है 562, ये एक अलग कंट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा राजस्थान। ये सब मिलके एक कंट्री बनाएंगे, और उसका हैदराबाद को लीडर बनाया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद सबसे बड़ा वो है। फिर हम देखेंगे हमको कैसे रूल करना है, ये कन्फेडरेसी ऑफ स्टेट्स होगा। और ये हमीदुल्ला मुस्लिम लीग के करीब थे। अच्छा, एकदम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं थे, पर मुस्लिम लीग के करीब थे हमीदुल्ला खान। और एक तरफ ये खेमा बना, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए थे, फिर क्या हुआ उसमें हम आएंगे। लेकिन धीरे धीरे हिंदू स्टेट्स यहाँ से कटने लगे। इन्होंने सोचा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजा अगर ज़्यादातर सुल्तान या राजा जो है ये अगर मुस्लिम रहे, और ये हमीदुल्ला खान मुस्लिम लीग से करीब है, तो हम अगर राजस्थान बनाएंगे भी तो भी इसमें हमारा कुछ पावर नहीं रहेगा। हाँ, ये मुस्लिम्स पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए हिंदू स्टेट्स वहाँ से कटने लगे। यही कारण है कि दोनों खेमा अलग हो गए लगभग, क्योंकि दूसरा खेमा जो था वो बीकानेर के शार्दुल सिंह का था, जो कि कांग्रेस के करीब थे। हाँ, तो यहाँ पॉलिटिक्स भी है और एक धर्म का एंगल भी है। हाँ, तो ये कांग्रेस के करीब थे। सिर्फ यही नहीं, ये हिंदू महासभा को भी डोनेशन वगैरह देते थे। करेक्ट, तो मतलब हाँ, क्लियर है। हाँ,
तो हमीदुल्ला खान ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन भी नहीं करेंगे और हम सब राजस्थान बनाएंगे, और शार्दुल सिंह ने कहा नहीं नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं और हम इंडिया अगर बनेगा तो उसके पार्ट किस तरह बना जाए ये हमें नहीं पता, पर हम उसके पार्ट बनेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन करते हैं। और उस समय इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के जो हेड थे कॉनरेड कॉरफील्ड, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहते थे कि ये लोग इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे? हाँ, वो चाहते थे कि ये लोग इंडिपेंडेंट बने क्योंकि रिसोर्सेज हैं, ये लोग, इन लोगों का गवर्नेंस थोड़ा सा अलग था, तो ये लोग इंडिपेंडेंट बने, ये कॉनरेड कॉरफील्ड चाहते थे। मतलब उनको लगा होगा कि, मुझे पता नहीं, बट मे बी दैट इज़ द रीज़न कि मैनेज करना ईजियर होगा, क्योंकि वो अगर इंडिपेंडेंट बन जाए तो छोटा हो जाएगा देश, तो मैनेज करना ईजी होगा इनके लिए। हाँ, इस बीच क्या हुआ कि इंडिया इनके अच्छा जब क्रिप्स मिशन आया था तो एक कॉनरेड कॉरफील्ड ने, क्रिप्स मिशन बहुत सारी बातें करके आ रहे थे वहाँ से, तो कॉरफील्ड ये समझ गए थे कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिया क्या चीज़ है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, कहाँ है, कैसे है मैप में। तो जब क्रिप्स आए थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, तो पहले मीटिंग में लोगों ने बड़ा सा एक मैप लगाया था इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का मैप, जिसमें ये लाल और पीला दो अलग कलर से दिख रहा था इनको कि एक फटे हुए चादर की तरह एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया है, और फटा हुआ जो फटे जो पार्ट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक माहौल पे आप डील करने जा रहे हो, राइट। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम रही, और जिन्ना को छोड़ देते हैं फिलहाल, पर कांग्रेस के नेहरू को पसंद नहीं था, तो नेहरू चाहते थे कि ये जो बार्गेनिंग कर रहे हैं सारे स्टेट्स कि हमें ये भी दिया जाए, वो भी दिया जाए, हम इंडिया के पार्ट बनेंगे लेकिन हमें ये सारी पावर हमारी होनी चाहिए, ये बार्गेनिंग उनको पसंद नहीं आ रहा था। और उस समय ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई कैसा इंडिया बनेगा, इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड होगा ये कैसे डिवाइड होगा, ये नहीं समझ में आया। इस टाइम भेजा गया जिनको, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबैटन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड माउंटबैटन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब लॉर्ड माउंटबैटन को ही क्यों भेजा गया और कोई क्यों नहीं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन का इंडिया कनेक्शन बहुत कुछ नहीं था, पर उनका एक रीज़न था लॉर्ड माउंटबैटन को चूज़ करने का, क्योंकि वो खुद रॉयल फैमिली से आते थे, वो एक ब्रिटिश ऑफिसर सिर्फ नहीं थे, रॉयल फैमिली के साथ उनका कनेक्शन, कज़िन थे। हाँ। राजा के कज़िन थे, तो राजा को लगा था, जॉर्ज जो थे उनको, कि ये हमारी बात, हमारा इंटरेस्ट रख पाएगा वहाँ पे। दूसरी बात, ये राजाओं के साथ अच्छे से बात कर पाएगा, क्योंकि राजा इनके दोस्त थे। ये जो 562 है उनमें से एटलीस्ट 100 तो ऐसे थे जो कि किंग जॉर्ज के पर्सनल फ्रेंड्स में आते थे। तो अगर माउंटबैटन कुछ बोले तो रॉयल, मतलब राजा टू राजा बात हो रही है, रॉयल फैमिली टू रॉयल फैमिली बात हो रही है, तो राजाओं के पास, राजा इनकी बात सुनेंगे, हाँ, मैनेज करना इजी होगा। यहाँ तक है कि जब माउंटबैटन इंडिया आने से पहले लास्ट टाइम राजा से मिले, ब्रिटिश राजा से, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास पूरा पावर है, आप जो डिसाइड करना चाहे करें, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल किया है, कैसा इंडिया बनेगा ये आप डिसाइड करें, पर ये देख लीजिएगा हमारे जो दोस्त हैं राजा, उनका इंटरेस्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ। यानी सारे राजा को इंडिपेंडेंट बनने का अगर बात है तो वो इंडिपेंडेंट बने, ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली चाहती थी। क्योंकि वो भी राजा टू राजा है। हाँ, ठीक है। माउंटबैटन आए और वो समझ नहीं पा रहे कि इंडिया को कैसे क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा। ये तो एक, भाई जब पहली बार आए तो लॉर्ड वेवल थे इंडिया में, और लॉर्ड वेवल ने, और ये अभी एक वेब सीरीज़ भी आया है उसमें भी दिखाया जा रहा है कि 22 मार्च, अब सोचिए माउंटबैटन को तो हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, माउंटबैटन आए कब थे इंडिया? 22 मार्च 1947, और इंडिया का इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नॉट इवन 6 मंथ्स। और जब ये आए माउंटबैटन, तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि इंडिया कैसा बनेगा, फ्यूचर इंडिया। यानी कि सिर्फ 5 महीने में ये सारा कुछ इनको मैनेज करना था और डिसाइड भी करना था। पहले डिसीजन हुआ था कि एटलीस्ट अगस्त 48 तक ब्रिटिशर्स रहेंगे, जिन्ना ये चाहते थे।
ब्रिटिशर्स भाग गए थे बेसिकली, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि हम जितने दिन रहेंगे ये प्रॉब्लम हमसे तो सॉल्व नहीं होने वाला है और बिगड़ने वाला है। क्योंकि लॉर्ड वेवल जो आए, मतलब लॉर्ड वेवल उससे पहले वाइसरॉय थे, माउंटबेटन आए तो वेवल ने उनको एक फ़ाइल पकड़वाया कि इंडिया को कैसे छोड़ के जाना है, इंडिया को क्या क्या मैनेज करना है अभी आपको। तो वो प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन मैड हाउस, यानी पागलों का सरगना बना हुआ है। क्यों? एक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, और कौन सा पाकिस्तान चाहिए वो भी हम बताते हैं। पाकिस्तान उनको चाहिए था पूरा पंजाब, पूरा बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब तो था ही, सिंध बलूचिस्तान, हाँ, और पूरा पंजाब पूरा बंगाल। अच्छा, ठीक है। जो मिला था उनको, आधा पंजाब और आधा बंगाल, इससे जिन्ना बहुत नाखुश थे। उन्होंने कहा मुझे तो एक मॉथ ईटन पाकिस्तान मिला है, हाँ, और इसमें समझौता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो प्रिंसली स्टेट है 562, इनको करना क्या है? इनको इंडिपेंडेंस देना है, या फिर इनको ये ऑप्शन देना है कि आप इंडिया से जुड़ो, हाँ, या फिर आप पाकिस्तान में जुड़ो। राइट। कोई प्लान ही नहीं है इनके लिए। दूसरा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? आर्मी म्यूटिनी में है। हाँ, आर्मी और पुलिस को ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे सुधारने जाते तो दूसरी तरह से म्यूटिनी चालू हो जाता है, क्योंकि इंडियन, ज़्यादा तो इंडियन थे तब तक तो वो ये जो आइडिया है कि हमें स्वराज चाहिए, हाँ, ये तो सब में स्वराज मतलब तो इंडिपेंडेंस, हाँ, मतलब होम रूल भी नहीं, पूरा इंडिपेंडेंस। हाँ। तो अब कैसे वो लोग, मतलब ब्रिटिश की बात क्यों सुनेंगे? म्यूटिनी हो रहा है। 46 में रायट शुरू हो गया। 46 के 6 अगस्त जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने बुलाया, उसके बाद हिंदू मुस्लिम में रायट शुरू हो गया। एक तरफ रायट चल रहा है, मुस्लिम लीग कांग्रेस से बात नहीं कर रही है, प्रिंसली स्टेट के बारे में पता नहीं है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ नहीं है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ऑपरेशन मैड हाउस है ये। हाँ, कहाँ आके फंसा माउंटबेटन, कहाँ आके फंस गया भाई मैं। तो माउंटबेटन को समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत कुछ कर रहे थे। उसके बाद एक हुआ कि भाई हम शिमला चलते हैं। अब शिमला क्यों गए थे वो? क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। जून में शिमला उनका समर कैपिटल था, तो शिमला चले गए, और नेहरू भी गए उनके साथ। नेहरू बहुत क्लोज थे माउंटबेटन के। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो कहानी फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है, या फिर जो दिखाया जा रहा है कि नेहरू को सिर्फ इसीलिए बुलाया गया था, ऐसा नहीं है। नेहरू, माउंटबेटन्स, लेडी माउंटबेटन एंड लॉर्ड माउंटबेटन एंड नेहरू स्पेंट अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स। माउंटबेटन से उससे पहले नेहरू की कोई दोस्ती नहीं थी। जो दोस्ती बनी वो शिमला में बनी ये दौरान। पर माउंटबेटन का ये एक चाल था, एक तरफ तो दोस्ती चल रही है, दूसरी तरफ वो अपने ऑफिसर्स से प्लान बनवा रहे थे कि इंडिया को कैसा बनाया जाए। अच्छा। और फिर नेहरू को ये दिखाया गया कि ये हमने प्लान बनाया है। प्लान क्या था? उस समय इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे, प्रदेश, प्रिंसली स्टेट नहीं, प्रदेश। तो उन्होंने कहा कि हम 11 प्रदेशों को बोलेंगे कि आप डिसाइड करो अगर इंडिया में जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे। ठीक है, सबको। और बंगाल में और पंजाब में, क्योंकि मुस्लिम लीग इसको पाकिस्तान में चाहते हैं, यहाँ पे हम वोटिंग कराएंगे कि ये लोग इंडिया जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ठीक है। स्टेट्स को भी हम, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है 562, इनको हम ये दे देंगे कि आप क्या करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या फिर पाकिस्तान जाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट में। हाँ, ये सब लोग सब कुछ ओपन करके हम लोग चले जाएंगे। फिर आप समझ लो। बाप रे, सुन के ही कैसा लग रहा है। तो नेहरू फायर हो गए कि अब क्या प्लान बना रहे हो। हाँ, या तो हमारी लगने वाली है। हाँ, मैंने आप जिस तरह से जैसे इंडिया में आए थे उससे बुरी हालत में इंडिया को छोड़ के जाना। हाँ, एकदम। ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है। तो माउंटबेटन समझ गए। यहाँ पे आते हैं, सब पहली बार माउंटबेटन एक आदमी पे भरोसा करते हैं जिसका नाम तुमने लिया, वीपी मेनन। वीपी मेनन। वीपी मेनन कौन थे ये जानना भी ज़रूरी है। वीपी मेनन कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे। अच्छा। लेकिन इंडिया के आज तक के सबसे सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स में अगर किसी का नाम आएगा, सबसे ऊपर शायद वीपी मेनन का नाम आएगा।
वीपी मेनन एक स्कूल टीचर के बेटे थे वहाँ पे केरला से। वहाँ से भटकते भटकते वो आज का जो आईटीसी है, उस समय इंपीरियल टोबैको कंपनी, वहाँ पे क्लर्क बने। फिर किसी से बात करके वो दिल्ली आए और दिल्ली आके फिर वो क्लर्क ही बने गवर्नमेंट ऑफिस में। वो एक मिनट, कौन सा डिपार्टमेंट, हाँ, होम डिपार्टमेंट में वो क्लर्क कम स्टेनो ऐसा बने। और ये स्टेनो के हैसियत से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस समय वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में सब लीडर्स जाते थे लंदन, तो स्टेनो बन के वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लीडर्स के साथ गए। ओके। वहाँ पे सारे लीडर्स से इनकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो गई, क्योंकि जो इंडियन लीडर्स भी थे वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंडियन कौन है उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ठीक है। और इतने एफिशिएंट थे, इसलिए रिफॉर्म्स कमीशन जब बना वहाँ पे उनको फिर बनाया गया, उनको एक अच्छी पोजीशन दी गई। हाँ, और जब तक माउंटबेटन आए थे तो क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं तो इनको माउंटबेटन के साथ ये रिफॉर्म्स कमीशन में इनको रखा गया था एज एन ऑफिसर। तब तक मतलब आइडेंटिफाइड हो गए थे मेनन कि ये ही कैन बी अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट, और वो हो गए। हाँ। बस अभी फिर तो अभी रिफॉर्म्स कमीशन में थे, लेकिन ये जो प्लान बना था शिमला में जो दिखाया गया था, इसमें मेनन को बताया नहीं गया था ये प्लान क्या है, क्योंकि माउंटबेटन को हमेशा लगता था कि ये बंदा जो है, हम जो भी बात करेंगे ये बात ये निकल के कांग्रेस वालों को बता देगा। ट्रस्ट नहीं था। तो यहाँ पे उसी शिमला में उसी रात को फिर माउंटबेटन को समझ में आया कि हमसे नहीं हो पाएगा। शायद मेनन ने भी कहा होगा कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, तो मेनन को बोला कि तुम प्लान बनाओ। उनको लगा होगा कि एक इंडियन अगर ऐसे सोचेगा तो ही कैन कम अप विद अ बेटर आइडिया, ही हैड अ बेटर ग्रास्प ऑफ द पॉलिटिक्स ऑन ग्राउंड। राइट। वो मुस्लिम लीग को, प्रिंसली स्टेट्स को और इनको सबको अच्छी तरह से जानते हैं। राइट। तो कहते हैं कि एक रात में मतलब पूरे रात भर मेनन ने ड्राफ्ट किया था इंडिया का प्लान। जो आज का इंडिया दिखता है वो मेनन का प्लान है। अच्छा। जो बाद में कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने एक्सेप्ट किया। क्या प्लान था? कि 2 गवर्नमेंट बनेगी। मेनन यहाँ पे समझ गए थे कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। हम बाद में किसी पॉडकास्ट में बताएंगे कि पाकिस्तान के बारे में मुस्लिम लीग का या जिन्ना का एक्चुअल आइडिया क्या था। हाँ, वो एक कोई पार्टीशन के बारे में अगर बात करेंगे उसमें तो हम बताएंगे कि फिलहाल सिर्फ इतना बता देते कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। ये जिन्ना को भी पूरी तरह से ये नहीं चाहते थे। पर इन्होंने कहा कि नहीं, सॉवरेन 2 अलग अलग बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको सिर्फ ये ऑप्शन रहेगा कि या तो ये इंडिया में जुड़े या ये पाकिस्तान में जुड़े, कोई इंडिपेंडेंट ऑप्शन नहीं रहेगा। अच्छा, ये मेनन ने पहली बार बोला। मेनन ने ये ड्राफ्ट प्लान बनाया, और जो बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, और जिसके अकॉर्डिंगली पूरा इंडिया है आज का इंडिया। तो शार्दुल सिंह जो बीकानेर के थे वो एक्सेप्ट कर लिया इनको। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ उसमें हम नहीं जाते हैं, वो बात की बात, वो तो अलग डिस्कशन है। शार्दुल सिंह ने एक्सेप्ट किया, हमीदुल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना जिसको कहते हैं स्टेट्स डिपार्टमेंट, यानी ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसे इनको इंडिया के पार्ट बनाया जाए, ये इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना जिसका नाम है स्टेट्स डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट के हेड करेंगे सरदार पटेल, और चीफ रहेंगे ऑफिसर, चीफ ब्यूरोक्रेट रहेंगे वीपी मेनन, ठीक है। फिर एक माउंटबेटन सारे राजाओं को बुला के बता देते कि अब ये टाइम आ गया कि आप डिसाइड कर ले कि आप या तो इंडिया में जाएं, आप पाकिस्तान में जाएं, और इंडिपेंडेंस आपका ऑप्शन नहीं है। ये पहली बार उन्होंने भी सुना। हाँ, ये मार्च में होता है। जुलाई में होता है। जुलाई 1947 में। जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 को। अरे कुछ ही दिन बाद है आज़ादी। 1 महीना भी नहीं है। तो जो हम कहते हैं ना कि मेनन और वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को जोड़ा,
इस स्टेटमेंट ये अधूरा स्टेटमेंट है। कितने टाइम में जोड़ा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने से टाइम में। बाप रे बाप, इसके बाद क्या हुआ? अभी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। एक मिनट रुको। हाँ, इसके बाद मेनन ने 2-3 काम किया। पहला, उन्होंने कहा कि माउंटबेटन को जाके बोला कि हम पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन राजाओं के साथ फाइनल बात करना आपको है। यू आर द फेस। ठीक है, माउंटबेटन ने कहा ठीक है। दूसरा, इंडिया में, लंदन में उस समय एक इंडिया ऑफिस हुआ करता था जो इंडियन गवर्नमेंट का चलाते थे। तो लंदन के इंडिया ऑफिस में उन्होंने चिट्ठी लिख के बताया कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं स्टेट्स के साथ, इसमें आप जो है दखलंदाजी मत कीजिए। नहीं करेंगे। तीसरी बात, इन्होंने 2 एग्रीमेंट बनाए। एक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये है कि आप इंडिया के पार्ट बन रहे हो एज ए स्टेट। पार्ट बन रहे हो का मतलब क्या है? हाँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से हम पूरे इंडिया में कोई स्टेट्स का कोई जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं था। इन क्लॉजेज में ये सारे स्टेट्स नहीं जुड़े थे इंडिया में। स्टेट्स मतलब स्टेट्स तो है, लेकिन प्रिंसली स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, प्रिंसली स्टेट का जो राजा थे, ये क्या इंडिया में एक्सिड कर रहे हैं या इंडिया से जुड़ रहे हैं का मतलब क्या था? हाँ। मतलब ये था कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी, बाकी सारे चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि आप अपना कॉइन्स चला सकते हैं, आपकी करेंसी अलग हो सकती है, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग हो सकती है, आप खुद से राज करेंगे वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा। मतलब एक तरह से तो ये इंडिपेंडेंस ही है। जैसे ये ब्रिटिश लोगों के साथ था, ये ब्रिटिश लोगों के अंडर जब थे ये लोग, तब भी तो ऑलमोस्ट दिस वाज द डील। अच्छा, तो ये जो सारे हम बोलते हैं कि सारे जुड़ गए हैं इंडिया में, जुड़े थे इस क्लॉज में। हाँ, ये शर्त में जुड़ा था, ये शर्त पे जुड़े थे। बाद में कैसे सब विलीन हो गए और सब जो मनोहर कहानियां बन गए, वो भी हम बताएंगे। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो ये किया तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज, छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं वो तो जुड़ने लगी, पर कुछ स्टेट्स नहीं जुड़े, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो इंटरेस्टिंग स्टेट्स हैं, जिसमें कि हम ट्रावंकोर की बात करेंगे, हम हैदराबाद की बात करेंगे, जूनागढ़ की बात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे, और भी छोटे मोटे कुछ हैं वो भी बात। बट ये इम्पोर्टेंट है, ये 4 नाम। ट्रावंकोर सबसे इम्पोर्टेंट जो था, ट्रावंकोर केरला, वहाँ पे ये रिच स्टेट था, बहुत रिच। स्पाइस ट्रेड उनका है हमेशा से, हाँ, और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस था, माइंस थे, मिनरल्स थे, सब कुछ थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या मिनरल है कोई? मोनाजाइट एक मिनरल जहाँ से थोरियम बनता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये क्या भावा के साथ कोई भटनागर, मैं बताता हूँ। हाँ। मोनाजाइट जब निकला वहाँ पे, बहुत दिनों तक नहीं निकला था, तो ट्रावंकोर मतलब दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होने वाले जगह थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिमांड बढ़ गया। हाँ, क्योंकि सभी को न्यूक्लियर वेपन बनाना था, न्यूक्लियर पावर बनाना था। हाँ, तो इसके लिए सब लोग चाहते थे कि ट्रावंकोर आ जाए हमारे पास। ट्रावंकोर बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट बनेंगे। नेहरू ये समझ गए थे कि ये मोनाजाइट का जो मामला है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं, पर मोनाजाइट सिर्फ ट्रावंकोर के पास रहेगा अगर, तो ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो इंडियन साइंस कांग्रेस बुलाया गया एक जनवरी 1947 में, जहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर, उनको भेजा गया, नेहरू ने भेजा था कि आप जाइए वहाँ पे, इनको समझाइए और डील कर लीजिए। हाँ। तो ये डील हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस में 47 में कि मोनाजाइट ट्रावंकोर अकेले से नहीं बेच सकता। इसके पहले क्या होमी भाभा का कुछ कनेक्शन था इस राजा के साथ? तो क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा नहीं कभी, लेकिन रॉकेट बॉयज में देयर इज अ सीन जहाँ ये शायद इसी के बारे में हो सकता है।
हो सकता है, पर ये जो डील किया था वो शांति स्वरूप भटनागर ने किया था। अच्छा, एस भटनागर ने 46-47 में इंडियन साइंस कांग्रेस में कर लिया था, और एक कंपनी भी बनी, एक जॉइंट कमीशन बना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन पहला वो बना था, इंडिया ट्रावनकोर जॉइंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ओके, ये बन गया था 47। तो मोनाजाइट तो हट गया, फिर भी रिच है। और इस समय नेहरू क्योंकि सोशलिस्ट थे तो यूएसएसआर से काफ़ी दोस्ती बनी हुई थी। ट्रावनकोर को चलाते थे, ट्रावनकोर के राजा तो थे ही, पर चलाते थे रामस्वामी अय्यर करके उनके दीवान। ट्रावनकोर का था कि पद्मनाभ, स्वामी पद्मनाभ के नाम पे चल रहा है, राजा तो ट्रस्टी है, और यहाँ पे जो दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, वही चलाते थे। राजा से ज़्यादा पावरफुल दीवान थे, अय्यर थे। अब अय्यर जो है कहते हैं कि राजमाता के साथ उनका थोड़ा सा कुछ, सेतु पार्वती के साथ उनका एक जायज़ नाजायज़ सा कुछ रिलेशनशिप था, तो उस पर नहीं जाते हैं। पर ये रामस्वामी अय्यर बहुत एंटी कम्युनिस्ट थे। इनको सबसे ज़्यादा डर था कि अगर इंडिया के साथ हम जुड़ जाए या नेहरू के साथ ज़्यादा दोस्ती बना रखे, तो क्योंकि नेहरू यूएसएसआर के फ्रेंड है, तो ट्रावनकोर में भी कम्युनिस्ट आ जाएंगे। अच्छा, और केरला में हम जानते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक हिस्ट्री रहा है। हाँ हाँ, तो इसलिए वो इंडिया से जुड़ना नहीं चाहते थे। नेहरू हो गए गुस्सा। नेहरू ने कहा तुम मतलब आप क्या समझ के आ रहे हो, हम कोई खाना पीना जाने नहीं देंगे, हम स्टार्व कर देंगे आपको, अब कैसे नहीं जुड़ोगे इंडिया से। इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, कोई खाना पीना, कोई फूड ग्रेन नहीं जा रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान ने कहा हम फूड ग्रेन भेजते हैं ना समुंदर के रास्ते, अब हम यानी जिन्ना ने कहा कि हम वहाँ से भेजते हैं ना, आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ जाइए, अब इंडिपेंडेंट रहिए। जिन्ना क्या चाहते थे, जिन्ना ये समझ गए थे जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री होने वाली है, पाकिस्तान छोटा सा बनने वाला है, तो इंडिया को जितना वीक किया जा सकता है वो हमारे लिए अच्छा है। हाँ। तो इसके लिए जिन्ना बहुत कुछ करेंगे। उसमें एक पार्ट ये था, ट्रावनकोर को कहा कि हम भेजते हैं, और अय्यर भी दूसरी चीज़ें भेजने लगे वहाँ पे। तो मेनन ने बुलाया अय्यर को, बुला के उन्होंने को कहा कि आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इंडिया से जुड़ जाए, पर आप बन तो सकते ही, आप रिच हैं। पर अगर आप ये सोचें कि आपके यहाँ पे तो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, कल अगर कोई कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन टाइप के लोग आए और प्रोटेस्ट करने लगे, या फिर आपके जान के ऊपर कोई हमला हुआ कम्युनिस्ट के द्वारा, तो इंडिया गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पाएगी आपको। ये आप समझ रहे हैं ना, ये तो थ्रेट है। अय्यर सुनते हैं, लौटते हैं, और 2 दिन के बाद एक थिएटर से निकलते हैं और उन पे जानलेवा हमला होता है। जानलेवा एज इन असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, लेकिन कुछ होता नहीं उनको, नहीं। और बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है कि जिन्होंने अटैक किया था वो कम्युनिस्ट थे। तो रामास्वामी अय्यर डर से इंडिया में एक्सेप्ट कर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर जाते हैं। इसको तो हम डायरेक्टली कुछ एलिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये साउंड करता है कॉन्स्पिरेसी की तरह। कॉन्स्पिरेसी क्या मतलब, आप डिप्लोमेसी कहो, कंस्पिरेसी कहो, पॉलिटिक्स कहो या जो भी कहो, कुछ तो था। हाँ, हाँ। और ट्रावनकोर फिर राजी हो गया। हाँ, कि हम 15 अगस्त से पहले जुड़ जाते हैं। हाँ। अब जिन्ना ने कहा, मैंने कहा जिन्ना चाहते थे कि इंडिया को जितना वीक बनाया जा सके। उसके लिए जिन्ना का एक बहुत प्लान था कि हिंदुस्तान के मैप के बीचों बीच छुड़ा भोंका जाए। कैसे? पाकिस्तान जो बना, उनके बॉर्डर से लगा हुआ प्रिंसली स्टेट है जोधपुर। तो अगर जोधपुर आ जाता है पाकिस्तान में, जयपुर आ जाता है पाकिस्तान में, जैसलमेर आ जाता है पाकिस्तान में, ऑल द वे थ्रू भोपाल, क्योंकि भोपाल के हमीदुल्ला तो जुड़ना ही चाहते थे। हाँ। इसको अगर कनेक्ट किया जा सके, ये अगर सारे पाकिस्तान में जुड़ जाते हैं तो इंडिया के बीचों बीच एक पाकिस्तान होगा। एंड दैट विल बी अ पावर फॉर पाकिस्तान, दैट विल बी अ पावरफुल थिंग फॉर पाकिस्तान। तो जोधपुर के जो राजा है, भोपाल का तो प्रॉब्लम नहीं है, जोधपुर के जो राजा है हनुमंत सिंह, नए राजा बने थे उस समय, हनुमंत सिंह को इन्होंने ब्लैंक चेक दिया, आपको क्या चाहिए आप बताओ, पाकिस्तान देने के लिए राजी है। इंडिया आपको क्या ही दे देगा, हम दे देंगे। आप ब्लैंक चेक दिया ना, मैं साइन करके दे रहा हूँ, आपको जो चाहिए आप मांग लो। पोर्ट चाहिए पोर्ट दे दूंगा, रेलवे चाहिए रेलवे दे दूंगा,
आर्म्स चाहिए, आर्म्स डील, जो चाहिए आप लिख लो, आप इंडिपेंडेंट बनो या फिर पाकिस्तान से जुड़ो। फिर और जोधपुर, ये समझना ज़रूरी है कि जो उस समय अभी हम जैसा नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई राजपूत हमेशा से मुग़लों के ख़िलाफ़ और ये लड़ाइयाँ, हाँ, इंडिया से एकदम जुड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। के.एम. पानिक्कर, जिनको कोई उनका बहुत बड़ा क्रिटिक भी ये नहीं कहेगा कि ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है, जो कि ट्रैवनकोर के दीवान थे, हाँ, वो लिखते हैं कि जोधपुर के राजा जो है, एंसेस्टर्स हनवंत सिंह के, इन्होंने ही मोहम्मद घुरी को इनवाइट किया था इंडिया अटैक करने के लिए, और मुगल्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशंस थे जोधपुर के। तो धर्म बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हनवंत सिंह लगभग राज़ी हो गए थे साइन करने के लिए। जब उन्होंने जिन्ना से बात हुई तो लगभग साइन करने वाले थे। इनका एक ऑफिसर था, उन्होंने आके कहा, 1 मिनट राजा जी, आप थोड़ा राजमाता से बात करके करिए। मतलब वो पाकिस्तान से जुड़ने वाले थे, एकदम साइन करने वाले थे। तो ये ऑफिसर जो है एडीसी ठाकुर केसरी सिंह ने कहा, सर आप साइन एक बार राजमाता से बात कर लीजिए। ये मतलब एक फिल्मी मोमेंट हो गया। हाँ, डिले, और भी फिल्मी मोमेंट, डिले करा रहे थे। और उन्होंने पटेल को खबर भेजा कि ये सब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। राजमाता से हनवंत सिंह ने बात किया तो राजमाता ने कहा, आप पटेल से एक बार बात कर लो, वो क्या कह रहे हैं, आप जिन्ना से बात कर चुके हो, पटेल से एक बार बात कर लो, फिर वो आप क्या ऑफर करते हैं देख लो। तो पटेल के पास वो जाते हैं। तो पटेल उनको कहते हैं, देखिए आप राजा हैं, आपके किंगडम के बारे में तो आप ही डिसीजन लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप पाकिस्तान से जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लोग नहीं चाहते। प्रजामंडल के लोग हैं वहाँ पे, कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अभी वहाँ पे घुस जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना आपके राज्य में। आप कैसे संभालोगे? इंडियन गवर्नमेंट तो तब आपको सपोर्ट कर नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि भाई जिन्ना बता रहा है ना, आपको रेलवे बना के देगा, पोर्ट का एक्सेस देगा, तो इंडिया में जुड़ो ना, आपको पोर्ट का एक्सेस तो मिलने वाला है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइन करो इंडिया के साथ। तो हनवंत सिंह थोड़े से थ्रेटन तो है ही, एक तरह से थ्रेट है। तो हनवंत सिंह बोलते हैं, अच्छा ठीक है, साइन कर लेता हूँ। तो कहे, हाँ आप जाइए माउंटबेटन के साथ बात करके वहाँ पे साइन कर दीजिए। अब ये इतने फिकल माइंडेड है, आज पाकिस्तान कल हिंदुस्तान कर रहे हैं। तो पटेल को यकीन नहीं आया। इन्होंने कहा वीपी मेनन को कि मेनन साहब आप जाइए हनवंत सिंह के साथ माउंटबेटन के चैम्बर तक लेके जाइए, वहाँ पे जाके ये साइन करेंगे। साइन करवा के फिर साइन करवा के ही मानना। हाँ वही पॉइंट है। तो एक मूवी आई थी गुलाल, उसमें, और ये मिथ भी है कि जोधपुर के राजा ने पिस्टल लगाया था सर पे वीपी मेनन के और कहा था कि जोधपुर के मेरे प्रजा से गद्दारी मत करना। स्टोरी क्या है, ये यहाँ पे होता है ये कहानी। अच्छा। जब वो पटेल के चैम्बर से माउंटबेटन के चैम्बर पे जा रहे हैं, वीपी मेनन साथ है, तो पॉकेट से एक पिस्टल नुमा चीज़ निकाल के वो लगा के बोलते हैं, देखो मैं साइन कर रहा हूँ लेकिन अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तुम्हारे दबाव में नहीं कर रहा, ठीक है। ये पिस्तौल नुमा चीज़ क्या है? क्योंकि वो पिस्टल था नहीं, वो एक पेन था। अच्छा। हनवंत सिंह मैजिक के बहुत बड़े शौकीन थे। अच्छा। लंदन के मैजिक सर्कल के मेंबर थे, जहाँ के मेंबर माउंटबेटन भी थे। अच्छा। बहुत बड़े मैजिक के शौकीन। तो वो पिस्टल नुमा चीज़ जो है, वो पिस्टल नुमा एक पेन है, अच्छा। एक मैजिक पेन। अच्छा। जो बाद में उन्होंने लंदन के मैजिक सर्कल में गिफ्ट किया था, जो बहुत दिनों तक लंदन के मैजिक सर्कल में रखा हुआ है, अभी शायद कहीं और है, पर वो पेन था। अच्छा। तो ये जुड़ गया। अब जैसे जोधपुर कट गया तो फिर तो वो कंटिन्यूटी रही नहीं। अगर आप इंडिया के मैप को देखो, जोधपुर ही लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, तो अगर वो कट गया, वो इंडिया में आ गया, तो बाकी चीज़ों को तो मैनेज करना मुश्किल है। तो जयपुर जैसलमेर कट गया, भोपाल अलग थलग पड़ गया। हमीदुल्ला खान वो तो बीच में है। अब क्या करे इंसान। तो वो चाहते थे, वो समझ गए कि हमें इंडिया से तो जुड़ना ही पड़ेगा। वो कई बार लिखते भी हैं, जिन्ना को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई मैं, अब ये राजा थे ना, तो इनको चाहिए था कि अब भी एक पाकिस्तान बन रहा है, तो एक मुस्लिम पॉलिटिकल पावर बन रहा है, अगर मैं उसमें कोई इम्पोर्टेंट भूमिका निभा पाऊँ तो
मेरा रिटायरमेंट अच्छा होगा। जिन्ना भी समझ गया था कि जब जोधपुर चला गया, जैसलमेर जो जयपुर चला गया, तो मैं बीच में भोपाल को मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो नहीं हो पाया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये साइन करते हैं, लेकिन माउंटबेटन को कहते हैं या 14 अगस्त से पहले आप निकालिएगा मत, इसको आप रख दीजिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन बाहर मत निकालिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपना पूरा राज जो है ट्रांसफ़र करके देना चाहता हूँ। तो भोपाल चला गया। इसी तरह से फिर इंदौर भी चला गया। इंदौर में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। इंदौर का प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है। पर अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 3 जगह पे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। जूनागढ़ के जो राजा थे ये थे महाबत खान। अब उनके स्टोरी में घुसने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि महाबत खान कौन थे। महाबत खान थे एक बहुत ही अय्याश और टाइप के राजा। अय्याश मतलब नॉट अ डिबॉच। इनका शौक था डॉग्स। इनका एक अलग महल था। इनके 300 कुत्ते थे। 300 कुत्ते, और उनके लिए एक अलग महल था। हर एक कुत्ते का एक अलग रूम था, और पैलेशियल रूम। हाँ, ऐसा कोई मतलब वो नहीं, रूम था, बेड था, एसी वगैरह उस समय जो फ़ैन वैन लगा हुआ था, सबके एक अलग अलग अटेंडेंट थे। एक टेलीफोन था हर एक कुत्ते के लिए। भाई अटेंडेंट से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, वही बात है। हाँ, ठीक है। और इनके जो कुत्ते थे वो जब आते थे पैलेस में महाबत खान से, तो उनको पालकी में लाया जाता था। सबके सोने के ब्रेसलेट पहनते थे ये। इनके ज़िंदगी में अपने बीवी से और बच्चों से भी ज़्यादा कुत्तों से प्यार करते थे। अच्छा। एक बहुत, अब ये कहाँ है जूनागढ़। जूनागढ़ की मिट्टी में मैं कहता हूँ कि कुछ है, अपने पेट से प्यार करने का एक भाव है। क्योंकि जामनगर जो है, वो जूनागढ़ जहाँ पे अभी हाथियों का एक हाथियों को पेट रखा जाता है, वो जूनागढ़ से सटा हुआ है। हाँ। तो मिट्टी में कुछ होगा। मिट्टी में बहुत पेट फ्रेंडली मिट्टी है वो। तो महाबत खान का सबसे प्यारा जो डॉग था, उसका नाम था रोशाना। रोशाना की शादी एक उस समय की बहुत बड़ी, मतलब एक इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट था। रोशाना को बॉबी के साथ शादी करवाया गया था। उसके लिए लोगों पे अलग टैक्स लगा था। 50,000 गेस्ट थे उसमें। वाइसरॉय को भी बुलाया गया था उस शादी में। ये शादी कुछ कैसा, मतलब आई थिंक हमने नहीं देखा होगा। और उस ज़माने में 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ था रोशाना की शादी में। मतलब पर्ल नेकलेस वेकलेस पहन के। आज के दिन में शायद 300-400 करोड़ के आसपास होगा। कोई आके गाना वाना गाया था क्या? तो रोशाना की शादी। अब महाबत खान, उनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान कुछ हो रहा है। अपना राज है, कुत्ते हैं, बाहर में जाए, हम तो खुश हैं। अब ये लिखते हैं कि उस समय जो राजा थे उनमें से बहुत सारे लोग थे जो समझते थे कि मैं तो अलादीन के कारपेट में हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ अपना। अब ये सब चल रहा है। उस बीच में महाबत खान अपने बीवियों को ले जाकर लंदन से कुछ मिलियंस का कपड़ा खरीदते हैं। महाबत खान इस तरह के आदमी थे। पर इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो कौन? बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी। अच्छा। तो ऑब्वियसली इनको तो पाकिस्तान में जाना था। ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को एक प्रेस रिलीज निकलता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, जूनागढ़ इंडिपेंडेंट है। अब जूनागढ़ मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी पर राजा मुस्लिम। जूनागढ़ बन गया एक पॉन इन द चेस, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल। क्यों? क्योंकि कश्मीर हैदराबाद का क्या प्रॉब्लम था वो हम नहीं बता रहे, बट पता है आप सब लोगों को कि हैदराबाद में भी मेजॉरिटी हिंदू, राजा मुस्लिम। कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम और राजा हिंदू। और दोनों जगह चाहते हैं कि प्लेबिसाइट हो और इंडिपेंडेंट। हैदराबाद चाहता है कि इंडिपेंडेंट बने, कश्मीर में लोग चाहते हैं कि प्लेबिसाइट हो। जूनागढ़ फंस गया। वोटिंग की हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जूनागढ़ को अगर जूनागढ़ में अगर इंडिया का फोर्स घुस जाता है, फोर्सफुली आप ले सकते हो उस जगह को कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया उन्होंने,
तो फिर अगर पाकिस्तान आर्मी घुस जाती है कश्मीर में, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी, लेजिटिमेट है कि आपने किया तो हमने भी किया, राइट। एक लेजिटिमेसी देना हो जाएगा, रेसिप्रोसिटी हुई ना। हाँ, सिमिलर सिचुएशन। करेक्ट। अगर इंडिया प्लेबिसाइट अलाउ करता है, वोटिंग अलाउ करता है, तो भी प्रॉब्लम है कि तो पाकिस्तान, फिर कि कश्मीर में भी फिर वोटिंग कराओ। हाँ, क्योंकि कश्मीर तो ऑलरेडी चाह ही रहा है कि प्लेबिसाइड हो। और इसका अगर इसने इंडिपेंडेंस, इनका इंडिपेंडेंस अगर हम मान ले, तो फिर हैदराबाद इंडिपेंडेंट होना चाहते वो भी मानना पड़ेगा। हाँ, राइट। प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। हाँ, और इंडियन आर्मी भी नहीं जाना चाहती वहाँ पे, क्योंकि तब तक तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये भी ये नहीं चाहती थी कि वहाँ पे जाए। पर पटेल को तो चाहिए था जूनागढ़, खुद गुजराती है, कैसे जूनागढ़ चला जाए। ठीक, पटेल को जूनागढ़ चाहिए था। हाँ। तो मुस्लिम लीग, लियाकत अली उस समय बोल रहे कि नहीं, प्लेबिसाइड कराओ, प्लेबिसाइड कराओ। इस बीच जाम साहब, जो जामनगर के जो राजा थे, वो लिखते हैं कि भाई अगर आप ये अलाउ कर दिए जूनागढ़ में प्लेबिसाइट या फिर इंडिपेंडेंस, तो फिर बाकी जो छोटे मोटे राज हैं जो थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे, वो भी अपने आवाज़ उठाएंगे, तो ये मत अलाउ करो। पटेल और नेहरू चाहते थे कि मिलिट्री एक्शन हो जाए, यहाँ पे हम फोर्सफुली ले लेंगे। माउंटबेटन ने कहा नहीं मत करना, फिर कश्मीर में भी ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने बॉर्डर पे फोर्सेस लगा दिए सारे, जूनागढ़ के चारों तरफ फोर्सेस आ गए। अब एक चीज़ है कि एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया गया, जूनागढ़ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, कि लोग चाहते हैं इंडिया से जुड़े, तो हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लोगों का गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी बॉम्बे में। इसके लीडर कौन थे? समलदास गांधी, जो कि गांधी जी के ग्रैंड नेफ्यू थे। तो इन्होंने फिर ये किया कि अब हम, इंडियन फोर्स नहीं घुस सकती वहाँ पे, पर हम तो जूनागढ़ गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, हम फोर्सफुली घुस जाएंगे जूनागढ़, बाय फोर्स हम ले लेंगे, पर ये वायलेंट होगा अटैक। समलदास गांधी उस समय गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं कि हम वायलेंटली ही जूनागढ़ को लेने वाले हैं, आपका क्या विचार है। गांधी जी लिखते हैं कि जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। हाँ, मतलब आप आई थिंक देयर इज़ नो अदर वे। अच्छा, तो फिर मतलब कुछ जगह ऐसा भी था जब गांधी जी को भी वायलेंट सपोर्ट करना पड़ा, कह सकते हैं, पता नहीं। तो जब ये लोग घुसने लगे, तो महाबत खान को तो इन सब से कोई मतलब नहीं है। महाबत खान कहा मैं चला कराची, आप भुट्टो साहब आप देख लो आपको कैसे जूनागढ़ को क्या करना है, मैं अपना सब कुछ लेके जा रहा हूँ कराची। तो अपना सारा ज्वेल, सारे पैसे और 3 रानियों को लेके अपने प्राइवेट प्लेन में, और बहुत सारे कुत्ते, 300 नहीं ले पाए थे, बहुत सारे कुत्तों को लेके 23 गाड़ियों का कॉन्वॉय गया एयरपोर्ट कि महाबत खान जाने वाले। एयरपोर्ट में आने के बाद उनकी एक रानी को पता लगा कि अरे यार, एक बेटी को तो छोड़ा है हम महल में। तो इनको कहा आप थोड़ा रुकिए, हम एक बेटी को लेके आते हैं। तो चले गए बेटी को लेने। महाबत खान ने कहा बहुत अच्छा, 2 सीट खाली हुई ना, और कुछ कुत्तों को ले लो। और वो चले गए कराची। बाप रे, ये तो अजीब आदमी थे। और कहते हैं कि कराची में भी बाद में उन्होंने अंडरग्राउंड बेसमेंट एयर कंडीशन लगा के कुत्तों को रखा था, महाबत खान। अब भुट्टो क्या करे? भुट्टो के पास ना है पैसा, और ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल आके यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो भुट्टो ने कहा कि बॉर्डर खोल दो, इंडियन आर्मी आके ही संभाल ले हमें। हाँ। पर पटेल और इन लोगों को कहा कि लेकिन वोटिंग होगी यहाँ पे, लियाकत अली भी चाहते हैं ना वोटिंग हो। तो वोटिंग आई, आर्मी आई, इंडियन आर्मी के देख रेख में एक वोटिंग हुई वहाँ पे, जिस वोट में 2.5 लाख के करीब लोग थे, जिसमें 2,22,184 वोट मिला इंडिया को, यानी इंडिया जाना है या पाकिस्तान जाना है, ये ऑप्शन था लोगों के पास, और 120 वोट मिला पाकिस्तान को। इतना डिफरेंस? हाँ, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी इंडिया के लिए ही वोट दिया था।
क्यों? दो थियरी है इसमें। एक तो कह ही सकते हैं कि वो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन एक पेच है इसमें, जो वोटिंग हुई थी, हर एक बैलेट पेपर के पीछे किसको वो बैलेट पेपर इशू हो रहा है, यानी वोट कौन दे रहा है, वो छपा हुआ था नाम। यानी अगर बाद में आप अगर सीक्रेट बैलेट नहीं था। बाद में जब पूछा गया ये क्या है, मतलब आप तो देख के बता सकते हो ना, इंडियन आर्मी के देख रेख में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे आप बैलेट पेपर के पीछे नाम लिख दोगे तो बाद में तो देख सकते ना कौन कहाँ पे वोट दिया, फिर उसका क्या होगा। बाद में पूछा गया ये कैसे, तो कहा गया कि ये अच्छा बैलेट पेपर के पीछे नाम, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। अच्छा क्लैरिकल मिस्टेक। तो जब ये हुआ तो भुट्टो और पाकिस्तान फिर यूनाइटेड नेशंस में गए कि भाई ये हुआ नहीं है प्लेबिसाइड, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले कश्मीर का प्रॉब्लम सुलझ जाए, फिर हम जूनागढ़ के बारे में भी सोचेंगे। और आज की डेट तक वो जूनागढ़ का केस यूनाइटेड नेशंस में एक पेंडिंग केस है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स मैप में अभी भी जूनागढ़ को इंडिपेंडेंट दिखाते हैं या पाकिस्तान का पार्ट दिखाते हैं। अच्छा, अजीब है, पता ही नहीं था ये। हाँ, तो अब बारी आती है कश्मीर। कश्मीर के बारे में बात, तो कश्मीर के जो राजा थे उस समय, हरी सिंह थोड़े रसिक आदमी थे। माने एक कोई मिस रॉबिन्सन थे, पेरिस में उनके साथ होटल में इनको कुछ रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और वो ब्रिटिश टैब्लॉइड में बड़ा सैलिशियस गॉसिप हुआ था, उसके लेके ब्रिटिशर्स इसको ब्लैकमेल करते थे। पर कश्मीर की जनता की हालत अच्छी नहीं थी, लिटरेसी सिर्फ 2% थी। अच्छा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ के हरी सिंह एटलीस्ट हिंदूज़ को ज़्यादा प्रेफर करते, हिंदूज़ और डोगरा जो सिख इनको प्रेफर करते थे। 70 पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिम, लेकिन 75% के ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में ये हिंदू थे, तो प्रॉब्लम तो था ही वहाँ पे। और एक स्वामी संत देव थे, इन्होंने इनको बताया था कि भाई आप में आपके नक्षत्र बड़े ठीक लग रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट राजा बन सकते हो, आप एक डोगरास्तान बनाओ। तो हरी सिंह वो भी सपना देखते थे कि हम इंडिपेंडेंट डोगरास्तान बनाएंगे, डोगरिस्तान, सॉरी, डोगरा, ठीक है। और इधर क्योंकि मुस्लिम का हाल ऐसा ख़राब था, तो शेख अब्दुल्ला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, मतलब प्रोटेस्ट किया था, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। नेहरू और शेख अब्दुल्ला बड़े करीब थे। अब हरी सिंह पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं। स्टैंड स्टिल मतलब जो ब्रिटिशर्स के साथ जो आपके ट्रीटीज़ थे वो हमारे साथ भी है, बाकी आपके जैसा पावर है वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान के साथ साइन करते हैं, ट्रेड, ट्रैवल, सब कुछ साइन कर लेते हैं। पर नेहरू के लिए, जैसे कि जूनागढ़ पटेल के लिए था, नेहरू के लिए कश्मीर वैसा ही एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो नेहरू खुद कश्मीरी है। भाई मैं, और दूसरा है कि कश्मीर अगर इंडिया में जुड़ता है तो इंडिया का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस या नेहरू प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक सेकुलर इंडिया है, वो लेजिटिमाइज होता है कि भाई देखिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडिया का पार्ट है और हम तो सेकुलर है, तो ये लेजिटिमाइज होता है। तीसरा शेख अब्दुल्ला बड़े दोस्त हैं नेहरू के, तो नेहरू समझते थे कि अगर शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए तो वो यहाँ के मुस्लिम्स को समझा सकते हैं कि इंडिया के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जिन्ना को कश्मीर में कोई शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। मुस्लिम लीग के जिन्ना खुद कश्मीर 47-15 जिन्ना कभी कश्मीर गए ही नहीं, कभी नहीं गए। नहीं, वो समझते थे कश्मीर के मुसलमान नहीं है। ये एकदम मतलब, हाँ, उनका रिटर्न हिस्ट्री है, उनका अपना लिखा हुआ
डॉक्यूमेंट्स में है कि वो कश्मीर के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझते थे। ये मुग़ल पीरियड से ही चलता आ रहा है। मुग़ल्स भी कश्मीर के मुसलमान को स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें इंटर मैरिजेस होता था और बहुत सिंक्रेटिक सा रिलीजन था, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते तो जो भी है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था। पर अब एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट सा बनता जा रहा था ये। इस बीच क्या होता है कि बहुत सारे मुस्लिम इंडियन आर्मी में थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लौटे थे, कश्मीरी पठान मुस्लिम्स। तो इनका एक्सपेक्टेशन था कि भाई अब हमें यहाँ की कश्मीरी आर्मी में ले लिया जाएगा। पर हरी सिंह ने वैसा नहीं किया, उल्टे हरी सिंह ने उन सबसे वेपन्स ले लिए और उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स, और इनको सबको फार्मर बना दिया। फार्मर बना दिया? हाँ। अच्छा। तो एक रायट नुमा सा माहौल बनता गया। उसके बाद फिर अटैक्स हुए और जो बंदूकें उनसे लिया गया था, कहते हैं कि वही बंदूक उन पे फिर अप्लाई कर दिया गया। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे उनको फिर उसी बंदूकों से उनको ये कर रहे थे, मार रहे थे। तो ये ट्राइब्स जो है, पठान ट्राइब्स जो है, ये खिलाफ चले गए और ये कश्मीर में आके कि भाई हम तो हरी सिंह से अब बदला लेके रहेंगे। तो ये धीरे धीरे अंदर आते गए यहाँ से कश्मीर की तरफ। तो नेहरू ने खासकर हरी सिंह को कहा कि आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करो, वो समझा सकते हैं। तो शेख अब्दुल्ला जो बहुत दिनों से बंद पड़े हुए थे, उनको रिहा किया गया। शेख अब्दुल्ला रिहा होके उस समय अमेरिका वाले आए और बताया कि आपका यहाँ तो मतलब दिस इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, सिर्फ टूरिज़्म से ही आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। दिस इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड एक अलग कंट्री नहीं है क्या, बहुत रिच कंट्री है, यू कैन बी अ स्विट्ज़रलैंड। तो शेख अब्दुल्ला भी सपना देखने लगे। तो शेख अब्दुल्ला रादर दैन सपोर्टिंग नेहरू एंड इंडियन कॉज, उन्होंने कहा नहीं हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे पर इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो ये बैकफायर किया नेहरू का प्लान। अच्छा। उधर ट्राइब्स आने लगे, जो ट्राइबल फोर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंशन है कि वो ट्राइबल फोर्स ही था या पाकिस्तानी आर्मी था। दोनों थियरीज़ हैं। पाकिस्तानी आर्मी था ये तो सब जानते हैं, पर कुछ क्लॉज है या फिर कुछ रीज़न से उससे चलते हम ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तानी में था ही कि नहीं, क्योंकि उस समय लियाकत अली और जिन्ना के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है। रादर इन्होंने ये लिखा है कि जब फोर्स आ गई ट्राइबल, उसके बाद हम समझ गए थे कि कश्मीर हमारा नहीं होने वाला है, वी हैव लॉस्ट द कॉज। कि प्लेबिसाइड कराने की जो बातें थी वहाँ पे, जो पॉलिटिकली कश्मीर को जीतने का बात था, वो फोर्स के बाद नहीं हो पाया। और जैसे कि जूनागढ़ में ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंदर आर्मी जूनागढ़ में नहीं अंदर आना चाहती थी, पाकिस्तानी आर्मी भी उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स ही लीड कर रहे थे। कोई मुस्लिम इंडियन लीड नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स कभी अलाउ नहीं करते। तो ये एक थियोरी है, रादर उस पर हम नहीं जाते। पर ये जो था पठान फोर्सेस, ये लूट तराज भी करते रहे। बारामुल्ला में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको लूटा। तो लूट भी रहे थे और अंदर आ रहे थे। जो अंदर आते आते 24 अक्टूबर तक ये श्रीनगर के बहुत पास एक महुरा पावर स्टेशन है, उसको ले लेते हैं जब। तो हरी सिंह घबरा जाते हैं और वो एकदम लिखते हैं इनको, नेहरू पटेल को, कि भाई अब आप आके बचाए, अब हमारे हाथ से जाने वाला है। तो इनको भेजा गया 24 को और 25 को वहाँ से निकले। उनको मेनन गए और मेनन ने कहा कि आप चले यहाँ से, तो आके शिमला में आ जाए आप। 300 गाड़ियों के साथ 25-26 को वो आ गए। और जैसे ही वो आ गए तो इंडियन आर्मी घुसी और फिर जैसा कश्मीर है वैसा बना। अब यहाँ पे कंटेंशन है कि इंडियन आर्मी जब घुसी अंदर तो किस बेसिस पे, अगर वो इंडियन टेरिटरी है तभी इंडियन आर्मी वहाँ पे एक्शन ले सकती है। इंडियन टेरिटरी तब तक नहीं बन सकता जब तक हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। तो ये जब अफरा तफरी चल रहा था 25-26 के बीच, 26 को तो इंडियन आर्मी घुस चुकी थी, तो 25 तक तो साइन होना चाहिए था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या साइन हुआ था 25 को? पाकिस्तान वाले कहते हैं जब यूएन में गया कि नहीं, ये बैकडेट में साइन करवाया गया उनसे।
और इंडिया ऑफ कोर्स कहता कि नहीं, ये पहले ही साइन हो चुका था। तो ये कंटेंशन है और यूएन में फिर जाया गया और वहाँ पे सारी बातें जो है रेफरेंडम होने की, और यूएन से कहा गया कि नहीं, पहले फोर्सेस हटाया जाएगा फिर होगा। ये सब बातें सबको पता है। अब तो 370 जाने के बाद हमें पता है कि क्या हुआ, पर इस तरह से कश्मीर इंडिया के अंदर आया था। सो हम लोग कश्मीर तो समझे, कश्मीर तक तो समझे कि कश्मीर कैसे इंडिया का पार्ट बना, और वो जो प्रॉब्लम है आई थिंक वही कंटिन्यू करता गया। हाँ, देखो, जैसा हिस्ट्री है वैसा है। अब इंडिपेंडेंट किसको एक्सेप्ट कराना, और उस समय के राजा के लिए राजा का बिहेवियर अच्छा था या नहीं था, ये तो जैसा था वैसा था। जैसा था वैसा था। और अभी आज के डेट के लिए, आज के डेट का जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। हाँ। तो ये है हिस्टोरिकल रेफरेंस टू द कश्मीर प्रॉब्लम। देन अब लास्ट हम हैदराबाद के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी तक तो जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के लिए आ रहे हैं, बाकी तो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो ये सब मनोहर कहानी कैसे बन गए? हाँ, कैसे सब कुछ एक साथ मर्ज हो गया। हाँ, पहले हैदराबाद 1948 में आए सर, लास्ट में हैदराबाद का एक्सेशन हुआ। तो हैदराबाद में उस्मान अली खान जो वहाँ के निज़ाम थे, वो थोड़े से ट्रेचरस तो थे पर अच्छा काम भी किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, देवदासी का जो प्रथा है उसको उन्होंने रोका था, डैम्स वगैरह बनवाए थे, स्कूल वगैरह बनवाए थे, ये सब किया था। और उनका बहुत अमीर राजाओं में हैदराबाद आता था, तो वो खुद उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे। हैदराबाद कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था और इंडिया में भी नहीं जाना चाहता था, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। हाँ। और इनके पास, मैं कहता हूँ कि उस समय अगर, मतलब वो भी कहते थे कि उस समय जो यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीज़ थे उसके पहले 40 कंट्रीज़ में से एक कंट्री हैदराबाद हो सकता था, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया। इतना बड़ा एरिया था हैदराबाद के पास। तो इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो ये आर्म्स ऑर्डर करने लगे कि हमारा तो डिफेंस भी बनेगा खुद। तो ये आर्म्स ऑर्डर करने लगे चेक रिपब्लिक से, ब्रिटिशर्स से। फ्रांस में इन्होंने अपना एम्बेसी बनवाया, मतलब फ्रांस में एम्बेसी वगैरह बनवाया था, एयरफील्ड बनाया था अपना। तो इनका अपना प्राइम मिनिस्टर था मॉन्कटन, जो चर्चिल के एडवाइज़र थे, बाद में आके निज़ाम के एडवाइज़र बने। ये भी चाहते थे कि इंडिपेंडेंट बने। अच्छा, 11 जुलाई 47 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ। किया था? हाँ। लेकिन वो बनना चाहते थे इंडिपेंडेंट। हाँ, डिफेंस जाएगा, फॉरेन अफेयर्स जाएगा, हाँ, कम्युनिकेशन जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट ही है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा चलता रहा कि निज़ाम भी थोड़ा सा फिकल माइंडेड से थे। कभी लग रहा था कि इंडिपेंडेंट बन जाए, कभी लग रहा था अच्छा ठीक है डिफेंस फॉरेन पॉलिसी वो लोग संभाले। तो 11 जुलाई को साइन करने के बाद उनको लगा कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, कि बाकी चीज़ों के लिए हम क्या क्या हमारे पास रहेगा इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। और अब यहाँ से इनका ये साइन करने के बाद मॉन्कटन और उस्मान अली को लगने लगा कि नहीं हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो बना लेकिन बाकी जो इंडिया है, इंडिया में तो बहुत सारे मुस्लिम रह गए। इन सारे मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने के लिए हैदराबाद हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के साथ लड़ जाए तो सारे मुस्लिम आके हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। पटेल को एकदम पसंद नहीं आ रहा था। पटेल ने कहा नेहरू जी को कि आप संभालें हैदराबाद। इतना फिकल माइंडेड, आज कुछ कहता है कल कुछ और कहता है, ये हमसे नहीं संभलेगा। एक जेंटलमैन एग्रीमेंट में रह रहा था ये। इस समय एक और ग्रुप आया जो कि बाद में उस्मान अली का फ्रैंकनस्टाइन बन गया, इत्तेहाद उल मुसलमान। कासिम रिजवी करके एक बंदे थे, उनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इत्तेहाद उल मुसलमान, जिनको रज़ाकार कहते हैं। अच्छा, इनके लोगों को तो ये पैरामिलिट्री भी बनाया एक। और उन्होंने एकदम बोला कि भाई ऐसा है कि अगर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करोगे हैदराबाद को, तो यहाँ पे जो हिंदू हैं उनका सिक्योरिटी हम उनको भी मार देंगे। अच्छा। तो रज़ाकार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और एक समय पे जब उस्मान अली और मॉन्कटन को लगा कि हाँ हम इंडिया में एक्सेड हो जाते हैं, तब ये रज़ाकार ही आ गए थे उनका महल जलाने के लिए कि हम महल जला देंगे, आप इंडिया में नहीं जा सकते। अच्छा।
तो इसीलिए वो फ्रैंकेनस्टाइन है। उस्मान अली के पास भी कोई रास्ता नहीं था, कसीम रिजवी इतने पावरफुल बन से गए थे। अब पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू हुआ, तो नेहरू और पटेल ने सोचा कि इसको तो बाई फोर्स ही लेना पड़ेगा, ये कुछ डिप्लोमेसिकली ये हैंडल नहीं होगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन पोलो। प्लान पहले बन गया था, माउंटबेटन उस समय थे नहीं। माउंटबेटन जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि नेहरू और पटेल प्लान कर रहे कि बाई फोर्स हैदराबाद को लिया जाएगा और ऑपरेशन पोलो बना हुआ है। माउंटबेटन बहुत बहुत दुखी हुए इससे। क्यों? क्योंकि पोलो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, ठीक है, और मेरे पूरे इंडिया में बाकी चीज़ें तो एक ढंग से हुआ, और ये लास्ट पीस मेरे जाने से पहले ऐसा एक ऑपरेशन करोगे तुम लोग, जो कि जिसका मेरे फेवरेट स्पोर्ट के नाम पे आपने नाम रखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा देखता हूँ। तो माउंटबेटन ने जाके हैदराबाद के निज़ाम से बात करी कि देखिए, आपसे ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें होगा अगर आपके यहाँ पे, तो पटेल नेहरू मान जाएंगे। क्या? कि आप यहाँ पे एक प्लेबिसाइट करा दीजिए, वोटिंग करा दीजिए कि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या फिर इंडिया में एक्सेप्ट होना चाहते हैं। और जो आप असेंबली बनाएंगे, असेंबली में 60% आपके जैसे पॉपुलेशन है, आप 60% नॉन मुस्लिम्स को रखना पड़ेगा आपको। और ये रज़ाकार को आप ख़त्म करिए, डिसबैंड कर दीजिए, इलीगल कह दीजिए। पटेल नेहरू नहीं मान रहे। निज़ाम ने कहा हम सोचेंगे। इस बीच माउंटबेटन के जाने की तैयारी शुरू हो गई। तो लास्ट एक जब पार्टी हुआ उनका, फेयरवेल पार्टी में पटेल से उनकी जब मुलाकात हुई तो पटेल ने एकदम मतलब काफ़ी आंसू भी आ गए थे कि भाई हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पे आप हमारे साथ रहे और अच्छा एक हमारा तालमेल बैठा हुआ था। द नेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सर्विसेज, माउंटबेटन को कहा। तो माउंटबेटन ने कहा कि अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ भी अच्छा किया है पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में, तो मैं आपसे कुछ मांगूँ, आप देंगे? तो पटेल ने कहा क्या? उन्होंने कहा हैदराबाद में मैंने जो प्रपोज़ल दिया है, अगर वो निज़ाम मान जाते हैं तो आप भी मान जाइए। तो पटेल ने, कहते हैं कि पटेल माउंटबेटन को गले लगाते हैं, कहते हैं कि आपके लिए मान जाते हैं, ठीक है, आपके लिए कर देते। और पटेल बहुत अच्छी तरह से जानते थे उस समय कि निज़ाम नहीं मानेगा ये। हाँ। तो निज़ाम नहीं माना। निज़ाम आके बता दिया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, मैं ही राजा रहूँगा, कोई प्लेबिसाइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं। तो नेहरू खुद कहते हैं कि उस समय बहुत फेवर में नहीं थे ऑपरेशन पोलो का, पर पटेल ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, इस जहाँ हैदराबाद प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो आर्मी को घुसाना पड़ेगा। तो आर्मी घुस जाती है। 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी हैदराबाद घुसती है और बाय फोर्स हैदराबाद को एक्सेप्ट कर लेती है। एक मिनट, तब तक मतलब इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद भी यह हैदराबाद का प्रॉब्लम था? हाँ, हैदराबाद 48 में इंडिया का पार्ट बना। तब तक हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं था? नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे स्टेट्स नहीं बने, बहुत सारे स्टेट नहीं थे, ठीक है, हुआ। फिर कुछ बिहार, जैसे बंगाल का कुछ बिहार जहाँ से मैं आता हूँ, कुछ बिहार भी 48 या 49 में इंडिया का पार्ट बना। तब तक इंडिपेंडेंट था। तो और ये जो ऑपरेशन पोलो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री का बहुत प्राउड मोमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 50,000 लोगों को मारा गया, कहते बाई इंडियन आर्मी। और बाद में जब नेहरू ने अपने हिसाब से एक सर्वे करवाया था किसी से, सेठ सुंदरलाल से, तो भी ऐसे ही नंबर कुछ आए थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया का लार्जेस्ट मैसेकर वाज डन इन हैदराबाद। अच्छा, तो इस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। तो मतलब हम जब जो कहानी का अभी ऐसा एक मोड़ है कि सब स्टेट्स इंडिया का पार्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ जो आइडिया था कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट, मतलब कम्युनिकेशन
फॉरेन अफेयर्स, Foreign affairs कम्युनिकेशंस और और defense। डिफेंस ये इंडिया के पास है, लेकिन बाकी सब इंडिपेंडेंस तो इनके पास है। इनके पास है। हाँ, अच्छा, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, भरतपुर और अलवर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, जो कि मेयो मुस्लिम्स थे, वो भी इंडिपेंडेंट मेयोस्तान बनाना चाहते थे, जिनको भी बहुत हार्डली और हार्शली उनको ट्रीट किया गया था, और कहते हैं बहुत लोगों को मारा भी गया था। राइट्स जो हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें भी मारा गया था, जिसमें उस समय का हिंदू महासभा का बहुत बड़ा हाथ था और पटेल का भी एक सपोर्ट था। अच्छा, खैर, हम आ जाते हैं अब इंडिया इंडिपेंडेंट बन गई। अब पटेल और मेनन सोचते हैं कि भाई पहला काम तो हो गया, ये सारे इंडिया के पार्ट तो बन गए, पर अब इनको तो इंडिया में पूरी तरह से विलीन कर देना है। अब कैसे किया जाए? राइट। 2 स्टेप में हुआ। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह थे, इनमें ये क्लॉजेस थे कि बिना राजा के कंसेंट के इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकते। तो पटेल और मेनन ने पहले किया कि भाई इनको समझा कि बहुत सारे 562 में से बहुत सारे स्टेट इतने छोटे हैं तो इन्होंने पहले सारे स्टेट्स को 2 हिस्सों में बांटा अपने आप, कि कुछ नॉन वायबल स्टेट्स हैं। नॉन वायबल स्टेट्स मतलब ये अपने आप में ये कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। अपने आप में ये पावरफुल नहीं है, कंट्री टाइप का इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उससे इनका नुकसान ही है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, रोड्स बनाने की बात है, रेलवे लाइन की बात है, फैक्ट्री की बातें हैं। तो नॉन वायबल स्टेट्स के लिए इन्होंने बनाया कि कई सारे नॉन वायबल स्टेट्स को इकट्ठा करके एक स्टेट बना देते हैं। तो ये कैबिनेट में पास हुआ और सारे लोगों को ये समझाने लगे। जैसे उड़ीसा पहले आया, उड़ीसा के बहुत सारे स्टेट्स को इकट्ठा किया गया, बोला कि आप एक स्टेट बन जाओ, ठीक है, या फिर इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ जुड़ जाओ। इनमें अब ये राजा बहुत छोटे छोटे थे, तो इनको ये लड़ ही नहीं सकते थे उनसे, तो इनको लगा कि यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन मान लिए। हाँ, तो बदले में राजाओं को क्या मिलेगा? हाँ। हम विलीन तो हो जाएंगे, बदले में क्या मिलेगा? बदले में राजाओं को कहा गया कि आप लोगों को मिलेगा पेंशन, प्रिवी पर्स मिलेगा आपको, जिसको शाही बट्टा बोलते हैं, शाही बट्टा। हाँ, शाही बत्ते क्या, समथिंग हिंदी खराब है। प्रिवी पर्स जिसको कहते हैं, बेसिकली 10 लाख रुपए सालाना, 10 लाख रुपए आपको मिलेगा बस। हाँ, और ये आपको मिलेगा और आप अपना महल रख सकते हैं। बाकी आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई आज से, और बाकी आपका कोई पावर है नहीं। तो आप एक शोकेस में सजाने वाले अच्छे राज परिवार है, पर आपको अपना टाइटल रख सकते हैं। आपको एक्स महाराजा कभी नहीं कहा जाएगा, आपको अभी भी महाराजा ही कहा जाएगा। जैसे अभी भी जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो सक्सेसर्स हैं, वहाँ पे अभी भी टाइटल ट्रांसफ़र होता है। जैसे इंडिया के क्रिकेटर अजय जडेजा, एक्स क्रिकेटर, वो जामनगर के राजा बने, ठीक है, वो एक्स महाराजा नहीं, वो भी ट्रांसफ़र होता है, अभी भी राजा है। अभिषेक होता है ना। हाँ, तो राजा है, टाइटल है उनके पास। तो टाइटल आप रख सकते हैं, महल रख सकते हैं, और पैसे मिलेंगे आपको 10 लाख। ठीक, अब इस तरह से सारे उड़ीसा के, काठियावाड़ के 222 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, उन सबको इकट्ठा किया गया। करने के बाद बोला कि अब जो है, और उनमें से जो कुछ जगह पे किया कि थोड़े से जो बड़े हैं उनको गवर्नर बना दिया गया, राज प्रमुख। अब बचा वायबल स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे कि ट्रावनकोर, मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इंदौर, भोपाल, कोची, उदयपुर होगा, ऐसे 21 स्टेट थे। नहीं, उदयपुर, हाँ, ऐसे 21 स्टेट थे ऐसे जो कि वायबल स्टेट्स। पहला ग्वालियर और इंदौर को इन्होंने कहा कि आप दोनों जुड़ जाइए और आप में से राज प्रमुख एक बन जाइए, एक उपराज प्रमुख बन जाइए, फिर आपका एक स्टेट बन जाएगा, और बाकी प्रिवी पर्स आपका बढ़ा देते हैं, आपका 10 लाख नहीं 25 लाख कर देते हैं। तो इंदौर के जो थे यशवंत सिंह होलकर,
वो नहीं मान रहे थे। अब मैं इंदौर को स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, वो क्यों नहीं मान रहे थे? क्यों? क्योंकि यशवंत सिंह, हाँ, यशवंत सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हैरी नेड्यू करके एक आदमी, जो शेख अब्दुल्ला के ससुर है। अच्छा, वो शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर, हाँ, कश्मीर, ये उमर अब्दुल्ला, शेख हाँ, अब्दुल्ला हाँ, जो फैमिली अभी भी रूल करती है। तो शेख अब्दुल यानी कि फारूक अब्दुल्ला के माँ, हाँ। फारूक अब्दुल्ला की माँ जो थी वो थी हैरी नेड्यू के बेटी, यानी इंदौर के प्राइम मिनिस्टर की बेटी। अच्छा। तो शेख अब्दुल्ला का एक इंटरेस्ट था कि कश्मीर का तो प्रॉब्लम चल रहा है, कश्मीर हम जानते हैं कि कश्मीर आ गया इंडिया में, लेकिन कश्मीर को अगर विलीन कर दिया जाए इंडिया में तो प्रॉब्लम है। कश्मीर तो जैसा स्टेटस अभी भी कुछ साल तक पहले तक रहा, हाँ। एक स्पेशल स्टेटस। सिर्फ कश्मीर, शेख अब्दुल्ला जानते थे सिर्फ कश्मीर ऐसा स्टेटस नहीं रख सकता। तो अगर इंदौर इंडिपेंडेंट ही रहे तो फिर उनका भी फायदा है। हाँ, एक कॉमन केस होगा कि दोनों ही है, हाँ। मतलब सिर्फ कश्मीर नहीं। हाँ हाँ हाँ। और पटेल समझते थे कि ये जो नेड्यू है ये है पाकिस्तान का एजेंट, तो इनको इंदौर से हटाओ। तो ये सब चलता रहा। शेख अब्दुल्ला, क्योंकि उनके ससुर को हटाया जा रहा है इंदौर से, तो वो थोड़े बहुत नाराज़ हुए, पर कुछ हुआ नहीं। बेसिकली उनको हटाया गया और ग्वालियर के जो राजा थे उनको राज प्रमुख, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। राजपूताना के सारे को मिलकर राजस्थान बनाया गया, राजस्थान बनाया गया। और जयपुर के जो राजा है मान सिंह, उनको बनाया गया राज प्रमुख यानी गवर्नर। हाँ, सवाई मान सिंह, शायद वही उनको सवाई मान सिंह कहते हैं। मान सिंह, हाँ। मान सिंह तो मतलब ये कौन सी साल की बात है? ये 50-51 हाँ, तो वही होगा। हाँ। क्योंकि मैं जब जयपुर गया था तो सवाई मान सिंह के बारे में तो बहुत सुना। हाँ। अब देखो, पैसे कम हो गए राजाओं के पास, पावर कुछ रहा नहीं, और इस समय नेहरू कहने लगे कि ये एक सोशलिस्ट एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर ऐसे राजाओं का रहना, मोनार्की कैसे चल सकता है? ट्रू, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं हो सकता। और ये जो हम प्रिवी पर्स दे रहे हैं, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, राइट। ये पैसा मोनार्क को क्यों हम पेंशन की तरह दे रहे हैं? हालांकि लीगली उनका वो है कि वो तो इंडिया से एक्सीड कर रहे थे इसी कुछ शर्तों से, और कुछ बड़ा पैसा नहीं था। सारे जो राजा थे उनका प्रिवी पर्स मिला के 4.5 करोड़ बनता था सालाना, 4.5 करोड़, जो कि इंडियन की जीडीपी का कोई परसेंटेज ही नहीं आता था। तो नेहरू ने इन सबको लिखा था कि आप जो आपको मिल रहा है प्रिवी पर्स, इसका 15% आप जो है CSR की जगह तरह ह्यूमन वेलफेयर में अपने लोगों में यूज़ कीजिए। किसी ने सुना नहीं, चलता रहा। पटेल भी कहते थे कि नहीं, धीरे धीरे पटेल चले गए तो नेहरू भी, और उसके बाद नेहरू भी चले गए, और प्रिंसेस जो है 10 लाख तो बढ़ने वाला नहीं था, वो भी गरीब होते गए। इंदिरा गांधी आई पावर में। इंदिरा गांधी पावर में आने के बाद जब प्रिंस और प्रिंसेस जो है ये लोग हो रहे थे गरीब, जिन्होंने सोचा कि ये टाइटल वाइटल लेके कुछ होगा नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर पावरफुल रहना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट। तो ये लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगे, बहुत सारे लोग। और पॉलिटिक्स ज्वाइन किया इन्होंने ज़्यादातर कांग्रेस के लिए नहीं, स्वतंत्र पार्टी के लिए। हाँ, लाइक ये इनमें क्या माधवराव सिंधिया भी आते हैं? उनके नहीं, माधवराव सिंधिया की जो माँ है, हाँ, विजयलक्ष्मी सिंधिया, वो जनसंघ। अच्छा। बाकी ज़्यादातर स्वतंत्र, मैंने कांग्रेस में बहुत कम ज्वाइन किया था। हाँ। दूसरे पार्टीज में। और ये जब इलेक्शन में लड़े तो 80% एंड अबव केसेस में ये जीत रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग तो इन्हीं को राजा मानते हैं, लोग इनको मानते थे। राइट। तो ये पॉलिटिकली इंदिरा गांधी के लिए बहुत अच्छा एक नहीं था। दूसरा, गायत्री देवी जो जयपुर की थी, उनसे इनको प्रॉब्लम था। शांति निकेतन में दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही टाइम पे थे, बेसिकली एक साथ पढ़ते थे, एज इन एक ही टाइम पे दोनों थे, और दोनों में एक कोल्ड एक रिलेशनशिप था। इंदिरा गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी गायत्री देवी को, वो भी एक रीज़न था। और स्वतंत्र पार्टी से गायत्री देवी जीत गई थी।
तो ये सब सारे प्रॉब्लम। अच्छा, गायत्री देवी के बारे में बताते हैं कि जयपुर को जब इंडिया में मतलब पूरी तरह से राज प्रमुख बनाया गया था तो जयपुर का सारा प्रॉपर्टी के साथ गायत्री देवी का प्लेन भी ले लिया गया था। एक डकोटा प्लेन था जो उनका था, जिससे वो जाती थी, जयपुर से दिल्ली जाती थी बाल कटवाने। बाप रे। तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया था। तो एक तो ये, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने एक रेजोल्यूशन निकाला कि नहीं, प्रिवी पर्स बंद कर देंगे। टाइटल वाइटल रहे अपने आप जो है मनोहर कहानियों की तरह खेलते रहिए, गवर्नमेंट से कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो राज्यसभा में ये पास हुआ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मतलब इंस्ट्रूमेंट जब एक्सेशन वगैरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट बन गए थे, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा में इनके पास था नहीं, तो सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो सकता है ये। रात को नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थे, उनको जगाया गया और ये ऑर्डर पास किया गया कि प्रिवी पर्स बंद। प्रिवी पर्स बंद। प्रिवी पर्स जब बंद किया गया तो फिर, और उस समय सोशलिस्ट बहुत सारे आ गए थे कांग्रेस में, उनका भी एक था, जैसे चंद्रशेखर, यंग टर्क्स जिनको बोलते थे, ये सब भी मिलके जो है प्रिवी पर्स बंद करो। पर राजा लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें स्टे लग गया कि नहीं, प्रिवी पर्स बंद नहीं हो सकता, ये इनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ, क्योंकि उसी हिसाब से तो बना था। उसी हिसाब से बना था। तो आपको अगर ये चेंज करना है लोकसभा या राज्यसभा में, तो आपको वही 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। 2/3 मेजॉरिटी इंदिरा गांधी के पास उस समय नहीं था, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से ही आएगा। तो इंदिरा गांधी ने वो इनफेमस इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन उन्होंने किया सिर्फ 2 इशू पे, एक तो गरीबी हटाओ, दूसरा प्रिवी पर्स बंद करो। ये 2 मेन एजेंडा थे और ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि प्रिवी पर्स की वजह से ही इंडिया गरीब है, कि भाई पैसा तो राजाओं के पास जा रहा है, जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री में नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। तो प्रिवी पर्स वगैरह बंद करेंगे हम अगर, तो गरीबी भी हटेगी। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, जबकि ये कोई पॉइंट ही नहीं था। नहीं, 4.5 करोड़ क्या था, मतलब आज के डेट में भी कुछ नहीं, उस समय भी कुछ नहीं था इंडियन जीडीपी का। पर इंदिरा गांधी वो इलेक्शन जीतती है बहुत बड़े मार्जिन से, 2/3 मेजॉरिटी मिलता है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास कराती है ये बिल कि प्रिवी पर्स बंद करो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके। तो जो राजा 47 के जुलाई तक जिनके पास ये ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट रहे और यूरोप की तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट टाइप का बन जाए और यूरोप की तरह बहुत सारे कंट्रीज़ हो, वो अगले 20 साल में सिर्फ मनोहर कहानी बन जाते हैं। और आज के इंडिया में पीछे मुड़ के अगर देखा जाए तो लगता है राजाओं का कहानी तो बहुत पुराना कहानी है, राइट, जबकि उतनी पुरानी है नहीं। 70s तक ये लोग जो है, 67-70s तक ये लोग राजा थे और इंडिपेंडेंट थे, और जिस शर्त से वो लोग इंडिया में पार्ट हुए थे, वो भी शर्त यही था कि ये लोग इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। हाँ, कितना कुछ जानना बाकी है एक्चुअली, कितना कुछ नया इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमको जानना है, क्योंकि ये इतिहास तो पढ़ा नहीं गया, मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ, अब मतलब एक पार्ट में पढ़ा है, बट इतना डिटेल में थोड़ी पढ़ा है। हाँ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। उसका रीज़न भी शायद यही है कि जो हमने आज बात किया, सब कुछ तो बहुत एक कंट्री के लिए बहुत प्राइड वाली बात है नहीं, राइट। बहुत सारी कूटनीति, बहुत सारी राजनीति, बहुत सारा ट्रेचरी, जब तो किया गया। पर आज का जो इंडिया दिखता है वो इन्हीं के बदौलत है। और अभी भी जो मैं गया था कुछ दिन पहले राजस्थान या और भी कई जगह, अभी भी राजा के बेटे को प्रिंस कहा जाता है। हाँ। लेकिन जो तुमने कहा कि मनोहर कहानियाँ वही बन के पूरा सिस्टम है अभी, क्योंकि राजा तो नहीं रहे। राजा वो अभी भी है, हाँ, टाइटल तो अभी भी है, राज नहीं है। जो भी है, ये
एक मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है इससे आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप जानते थे ऑलरेडी तो फिर भी एक रिविजिट हुआ होगा ये पूरे हिस्ट्री में। और ये जो हिस्ट्री है, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शंस है हिस्ट्री के, इन्हीं को लेके हम बात करते रहेंगे इसके आगे भी। और आज का एपिसोड कैसा लगा ये ऑब्वियसली बोलिएगा नीचे कमेंट में जाके कि कैसा लगा। हमारा हिंदी थोड़ा ख़राब है, ये तो आपको पता ही है। ये तो हमारी हिंदी खराब है, नियत नहीं। हाँ, नियत नहीं, नियत है कि नया नॉलेज शेयर करने का। सो कैसा लगा ऑब्वियसली हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड यहीं तक। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि नॉलेज को स्प्रेड कीजिए और पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए। सो स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड पॉजिटिविटी इज़ एवरीथिंग। टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।